हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। देखिए, आपकी बुक चल रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसी क्रम में आज हमारा अध्याय द्वितीय है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। हम यहाँ पढ़ रहे थे, हमने पार्ट 1 भी कवर कर लिया था। आज यहाँ पर हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, आज हमारी हेडिंग यहाँ पर है आय का वर्तुल प्रभाव और राष्ट्रीय आय की गणना विधि। देखिए, वर्तुल प्रभाव का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है, यानी कि एक जो हमारी इनकम एक सर्कल में चल रही है, ठीक है। देखिए, सर्कल से अपराय आप यहाँ पे जान गए होंगे कि यहाँ पर हमारा कोई बाहरी हस्तक्षेप तो होगा नहीं, सर्कल जो मूवमेंट चल रहा है, यानी कि हमारे यहाँ जो धन जो है उसका चक्रण हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ का धन के धन यानी हमारे यहाँ की फर्मों को ही आ रहा है, फर्मों के द्वारा धन फिर से हमें ही मिल जा रहा है, तो सर्कल मूवमेंट हमने मान लिया उसे, ठीक है। देखिए ये जो अवधारणाएं हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाएं बोली जाती हैं, ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसी तमाम अवधारणाओं की चर्चा भी की गई है, ठीक है। चर्चा इसलिए करते हैं अर्थशास्त्री की, कोई भी धारणा जो अवधारणा होती है एक्यूरेट तो लागू नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा इसलिए की जाती है कि हम अगर इस तरह से इकोनॉमी को बचाएं, इस तरह से इकोनॉमी को बचाएं कि भाई इसमें ये इंप्लीमेंट हो जाए, तो इस तरह की कल्पनाएं हम करते हैं। तो उन कल्पनाओं को देखते हुए हमने यहाँ पर एक आय का वर्तुल प्रभाव ये देखा है यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप सभी को पता है कि फर्म क्या करती है, यानी कोई भी फर्म हो या फिर फर्म में क्या होता है, फर्म में आपको पता होगा फर्म प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर कार्यरत होता है, ठीक है, लेबर भी लगती है वहाँ पर, तो उसके लिए उसे उत्पादन करवाने के लिए, ठीक है, उसका भुगतान करती है, तो वो बात आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान हमारे यहाँ 4 प्रकार के मौलिक योगदान होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के मौलिक योगदान होते हैं वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पर आपका पहला योगदान जहाँ पर होता है मानवीय श्रम का योगदान, जिसे हम पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है, ठीक है, यानी किसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने में हमें सबसे पहले जरूरत होती है किसी श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई हम यहाँ पर कोई उत्पाद क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत मशीनी वगैरह इकट्ठा करने के लिए, मशीनी वगैरह लगाने के लिए पूंजी का योगदान भी चाहिए होता है, ठीक है, जिसका पारिश्रमिक ब्याज है ये, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूंजी का भी योगदान होता है वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में। इसके अलावा यहाँ पे उद्यम वृत्ति का योगदान होता है, यानी इसे हम पारिश्रमिक लाभ के रूप में जानते हैं, ठीक है, यानी कुछ उद्यम वृत्ति का योगदान भी होता है, पारिश्रमिक लाभ कहलाता है। कुछ हमारे यहाँ पर स्थिर प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, जैसे आपको कहाँ पर कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है या उद्योग स्थापित करना है, ठीक है, तो उनका भी योगदान होता है, जिसको हम पारिश्रमिक लगान के रूप में जानते हैं। तो ये जो कारक हैं ये किसी भी फर्म में लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी इन कारकों का योगदान होता है और इन कारकों को हमने यहाँ पर इसलिए लिखवा दिया आपको। अब हम बात करते हैं आय का वर्तुल प्रभाव, ठीक है। ये जब तक हम ये कारक चारों नहीं जान जाते तो हम इसका आय का वर्तुल प्रभाव भी नहीं जान पाते, इसलिए यहाँ पर लिखवाए गए हैं ये। देखिए, हमने एक मान लिया है यहाँ पर कि किसी सरल अर्थव्यवस्था में यहाँ पर, ठीक है, एक परिवार अपनी आय का निपटान कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने एक मान लिया एक बंद अर्थव्यवस्था है हमारी। बंद अर्थव्यवस्था ये है कि यहाँ पर ना तो कोई सरकार है, ना ही यहाँ पर कोई पैसा हमें टैक्स देना होता है, यहाँ पर यानी कंपनी है, यानी फर्में स्थापित हैं और फर्मों में कर्मचारी कार्यरत हैं। यानी हमने ये मान लिया यहाँ पर एक फर्म में, यानी कि एक फर्म में कोई प्रोडक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उस प्रोडक्टिविटी के दौरान कुछ कर्मचारी एक फर्म में तैनात हैं, ठीक है। अब फर्म ने क्या किया कि उन कर्मचारियों को कुछ यहाँ पे पेमेंट दिया, ठीक है, यानी जो जितने दिन उन्होंने यहाँ पे परिश्रम किया, जितने दिन यहाँ पे काम किया, उसके लिए उन्होंने कुछ पेमेंट दिया, ठीक है। अब बाद में ऐसे करके यहाँ पे प्रोडक्शन निकला। अब क्या करेंगे ये लोग ये करेंगे, भाई इनके पास जो धन आया है इस कंपनी के जरिए, कंपनी ने जो इन्हें धन दिया है इनके पारिश्रमिक का, ये क्या करेंगे अपनी जरूरतों को के सामान खरीदने के लिए इस कंपनी के उत्पादों को खरीद लेंगे, इस कंपनी के उत्पादों को खरीद लेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि भाई कंपनी ने धन इन्हें पकड़ाया और पुनः धन कंपनी के पास फिर से पहुंच गया, तो इसे सर्कुलर मूवमेंट बोला जाता है। यानी यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था यहाँ पे होती है, ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर विक्रय संप्राप्ति के रूप में अर्थव्यवस्था की समस्त आय उत्पादों के पास पुनः वापस आ जाती है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उस काम के लिए कंपनी जो किसे दे रही है पैसा, यानी काम करवाने के लिए किसे दे रही है पैसा दे रही है इन्हें वर्करों को, जरूरतें पूरी करने के लिए वर्करों को जो खरीदना पड़ रहा है, बेसिक नीड की जरूरत है, वो किसे खरीद रहे हैं, कंपनी की वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो इसे हमने वर्तुल प्रभाव की संज्ञा दी है, ठीक है, यानी यहाँ पर हम इसे वर्तुल प्रभाव की संज्ञा ऐसे दी गई है। आई होप इसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि उनकी आय के निपटाने के अन्य मार्ग बंद रहते हैं, परिवार यहाँ पे बचत नहीं करते हैं, वह ना ही सरकार को कोई कर अदा करते हैं क्योंकि यहाँ कोई सरकार भी नहीं है, ना ही वे वस्तुओं का आयात करते हैं क्योंकि सरलीकृत अर्थव्यवस्था में कोई बाहर व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सरलीकृत व्यवस्था में कही गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर सरलीकृत अर्थव्यवस्था में आप, ठीक है, सरलीकृत अर्थव्यवस्था के, ठीक है, यानी यहाँ पर लिख लेना सरलीकृत अर्थव्यवस्था में, सेकंड पॉइंट,
अर्थव्यवस्था के परिवारों का समस्त उपभोग फर्मों द्वारा उत्पादित और वस्तुओं और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर होता है। ठीक है, लिख लेना सरलीकृत अर्थव्यवस्था, इनमें लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना कि अतः विक्रय संप्राप्ति के रूप में अर्थव्यवस्था की समस्त आय उत्पादकों के पास पुनः प्राप्त हो जाती है, वापस आ जाती है। यानी कि यहाँ पर कल्पना ये की गई है कि सरलीकृत अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, इसमें भारी लीकेज नहीं हो रही है, ना ही किसी भारी फर्म की एंट्री हो रही है, ना ही कोई भारी हस्तक्षेप है। ठीक है, और ना ही सरकार की एंट्री है यहाँ पे, यानी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है आपको। यहाँ पे योगदान देना है, किसी कंपनी में काम करना है और कंपनी उसके बदले पारिश्रमिक देगी और कंपनी का जो उत्पाद है वो आपकी जरूरत का सामान होगा और आप उसे पुनः उससे पैसे देकर खरीद लेंगे। ठीक है, तो एक चक्र बना रहेगा, इनका मानना ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सरलीकृत अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि इस सरलीकृत अर्थव्यवस्था में कोई बाह्य व्यापार नहीं होता। देखिए सब पॉइंट करके लिख लेना इसी में, इस सरलीकृत अर्थव्यवस्था में कोई बाह्य व्यापार नहीं होता। तो आप समझ जाएंगे कि सरलीकृत अर्थव्यवस्था क्या है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे ही हम वर्तुल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर अगली बात यहाँ पे कही गई है कि अगली अवधि में फर्म वस्तुओं और सेवाओं का पुनः उत्पादन करती है और उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक प्रदान करती है। इन पारिश्रमिकों का उपयोग करके पुनः वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए होगा। यानी कि जो पारिश्रमिक हैं, यानी श्रमिक हैं, जिन्हें जो पारिश्रमिक मिला है, उन्हें जो पैसा मिला है, उसका उपयोग किस लिए करेंगे? वो पुनः वस्तुओं को खरीदने के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वही कल्पना की गई है कि अर्थव्यवस्था की समस्त आय हर 2 वर्ष यानी हर 2 क्षेत्रकों यानी फर्म और परिवार के बीच वर्तुल पथ का प्रभावमान रहेगा। वर्तुल पथ का मतलब यही है कि फर्म से जो आय है वो पहले किसी व्यक्ति के पास आएगी और व्यक्ति फिर से फर्म का उत्पाद खरीद लेगा, ऐसे करके फर्म के पास पहुंच जाएगी। तो इसे हमने वर्तुल प्रभाव की संज्ञा दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिकली सिद्धांत है, इसे सिद्धांत जो होते हैं तमाम सिद्धांत अपने मान लेते हैं कल्पना के तौर पर। अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हों जो सोचें कि भाई हम भूल जाएंगे, तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3rd पॉइंट करके लिख लेना है। यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा वर्तुल प्रभाव, क्योंकि अगर आप मान लीजिए भाई 1 साल बाद उठा के देखेंगे तो आप यही समझ में नहीं आएगा वर्तुल प्रभाव होता क्या है। तो ये वही कारक दिखाए गए हैं वर्तुल प्रभाव में कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल दिया गया है। फर्म, वस्तुएं और सेवाएं, कारक अदायगी, कारक सेवाएं हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल से शो किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो कहानियां हैं, इस कहानी को उद्देश्य क्या है? यानी ऐसी कहानी जो एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप का वर्णन करती है, समष्टि अर्थशास्त्री मॉडल कहलाती है। ठीक है, यानी उदाहरण में हम ये मान लेते हैं कि परिवार बचत नहीं करते हैं, सरकार नहीं होती है और अन्य देशों से व्यापार नहीं होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा वास्तव में संभव नहीं है। किताब आपकी खुद यही बोल रही है, वास्तव में संभव नहीं है। लेकिन हम चूंकि अर्थशास्त्र में मॉडल मानते हैं, इस मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था चल रही है। जैसे हमारे यहाँ पूर्व में कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी चल रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा राजे रजवाड़े जो होते थे उनका बाहरी राज्यों के संपर्क नहीं होता था, राज्य के भीतर ही सब कुछ चीजें चलती थी, तो वहां पर ये आय का वर्तुल प्रभाव देखने को मिलता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि जैसे हमने देखा होगा वस्तु विनिमय वाली प्रणाली थी, तमाम प्रणालियां थी, तो वहां पर आय का वर्तुल प्रभाव ही था। वाकई में आय का वर्तुल प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा उनमें। ठीक है, इसलिए इस संकल्पना को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसमें 3rd सब पॉइंट जो किया है उसमें सब पॉइंट लिखना है, ऐसी कहानी जो काल्पनिक अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप का वर्णन करती है, समष्टि अर्थशास्त्री मॉडल कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही कहा गया है कि तमाम मॉडलों को प्रस्तुत किया जाएगा आपके लिए, ये सब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्पाद और अथवा मूल्य वर्धित विधि, यानी कि जो अर्थशास्त्र है इसमें गणना कैसे होगी। आपने अभी यह हेडिंग यहाँ पे ऊपर डाली थी, आप वर्तुल प्रभाव तो देख लिया इकोनॉमी का। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, इसकी गणना विधि करने के लिए यहाँ पर पहली विधि बताई गई है उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि उत्पाद विधि में क्या होता है कि हम उत्पाद वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लेना। उत्पाद विधि में क्या करते हैं हम? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में कैसे बहुत सारी फर्में जो कार्यरत हैं, इन सबके उत्पादों का योग कैसे किया जाएगा, ये भी एक जटिल समस्या है। तो ये विधि है, किसकी विधि है? ये राष्ट्रीय आय गणना विधि है। ठीक है, यानी बहुत सारी गणना विधियां हैं, हमने कौन सी विधि भारत में ली है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये एक विधि तो ये वाली विधि है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल ये है कि अर्थव्यवस्था में हमारे 2 प्रकार के उत्पाद हैं केवल। एक गेहूं उत्पादक किसान है और दूसरा बेड निर्माता है, बेकर है। ठीक है, यानी गेहूं उत्पादक गेहूं का उत्पादन करता है और मानव श्रम वगैरह लगाकर जो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे और उन्हें मानव श्रम के अलावा किसी भी प्रकार के आगत की यानी कि यहाँ पर इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, यानी उनका खुद का श्रम है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये क्या करता है, गेहूं का कुछ अंश निकाल कर वो बेकर को बेच देता है। बेकर को ब्रेड के उत्पादन में गेहूं के अतिरिक्त अन्य
किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जो गेहूं उगाने वाला किसान है, गेहूं उगाने वाले किसान को किसी भारी इनपुट की आवश्यकता नहीं, भारी किसी आगत की आवश्यकता नहीं है। वहीं जो बेकरी वाला है उसे केवल गेहूं की आवश्यकता है और बाद बाकी किसी आगत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये माना गया है। तो इसमें अब क्या होगा वो बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए एक यहाँ पर बताया गया है कि किसान द्वारा उत्पादित गेहूं का मूल्य जो है 100 रुपये है। ठीक है, इनमें से मान लीजिए 50 रुपये का मूल्य जो है वो बेकर को बेच देता है, यानी बेकरी जो है ब्रेड निर्माण वाली बेकरी उसे बेच देता है। ठीक है, अब जो बेकर है, बेकर ये करता है जो गेहूं खरीदा है उस मात्रा का उपयोग करके 1 साल के अंदर अंदर 200 रुपये मूल्य का वो ब्रेड बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से उत्पादन क्या आएगा वो देखा गया है। एक कुल उत्पादन यहाँ पे अब आप देखेंगे, टेबल देख रहे होंगे आप, यहाँ पे कुल उत्पादन किसान ने कितने का किया, 100 रुपये की राशि का गेहूं तैयार किया। ठीक है, बेकर ने 200 रुपये की राशि का ब्रेड तैयार किया। अब मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, किसान की तो कोई नहीं है मध्यवर्ती, क्योंकि किसान का खुद का श्रम है, खुद की लागत है, खुद के बीज है, कोई मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। वहीं बेकर की मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है, 50 रुपये का उसने जो गेहूं खरीदा है वो बेकर की मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि अब यहाँ पर 200 में से जब 50 निकाल देंगे, यानी कि बेकर को कितने का लाभ हुआ, बेकर को कितना हुआ 150 रुपये। ठीक है, बेकर की लागत कितनी आई, एक्चुअल लागत यानी ये निकाल दी जाए तो 150 रुपये आई। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जब ये काउंट होगा तो ये 250 रुपये में काउंट हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि 100 रुपये मूल्य का गेहूं उपजाता है, इसके लिए किसी प्रकार का आगत की आवश्यकता नहीं है। किसान 100 रुपये के मूल्य के उपज के पूर्ण योगदान का अधिकारी है। बेकरों को ब्रेड का उत्पादन करने के लिए 50 रुपये का गेहूं खरीदना पड़ता है, वे 200 रुपये मूल्य का ब्रेड बेचते हैं। तो यहाँ पर निवल योगदान की जो गणना है, ठीक है, नेट योगदान की गणना जो है, हमें गेहूं का मूल्य घटाना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम किसान से विक्रय करते हैं। तो ऐसे करके हमारा जो योगदान होगा दोनों उत्पादों का, तो वो दोनों उत्पादों का योगदान यहाँ बताया गया है कितना हुआ, 250 रुपये हुआ। ठीक है, यानी किसान का उपजाया हुआ गेहूं और बेकर का बेकरी द्वारा उत्पादित गेहूं, इसका योगदान कितना हुआ, 250 रुपये। अब चूंकि हमने यहाँ 50 रुपये क्यों घटाया, 50 रुपये घटाने का रीजन ये था क्योंकि 50 रुपये की राशि किसान को प्रदान कर चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए ये राशि अगर नहीं घटाते तो क्या हो जाता है, 300 रुपये हो जाते। तो 300 रुपये यहाँ पे डबल बार थोड़ी ना जोड़ते हम, इसलिए यहाँ पर एक घटा दिया गया है। 50 रुपये की भाई मध्यवर्ती वस्तुएं यूज की हैं तो उसका निकाल दिया गया है। तो ऐसे करके अर्थव्यवस्था में कितने का यहाँ पर होगा, यानी अर्थव्यवस्था में अगर देखें उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि से काउंट करें राष्ट्रीय आय की गणना, तो यहाँ पे 250 रुपये का यहाँ पे हुआ। ठीक है, उत्पाद और जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो 250 रुपये की क्रिएट हुई। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सरल अर्थव्यवस्था में अगर काउंट करें तो किसान का कोई मध्यवर्ती लागत तो थी नहीं, तो उसे 100 रुपये की जो गेहूं प्राप्त हुआ, ये किसानों का निवल योगदान है। निवल का मतलब होता है नेट या शुद्ध। ठीक है, शुद्ध मुनाफा हुआ, निवल को हम ये कह सकते हैं कि उन्हें किसान को 100 रुपये का शुद्ध मुनाफा हो गया। चूंकि बेकरों ने ब्रेड तैयार करने के लिए क्या किया था, 50 रुपये का उसने गेहूं खरीदा था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसे बचत कितनी हुई, बेकरों को 150 रुपये की बचत हुई। तो ये बेकरों का निवल है, यानी क्या है, नेट है। ठीक है, ये कितना हमारा शुद्ध योगदान कितना रहा, 150 रुपये का रहा। तो ऐसे करके इनका अर्थव्यवस्था में योगदान कितना हो गया, 250 रुपये का योगदान हो गया। ठीक है, तो निवल का मतलब होता है नेट या शुद्ध। देखिए नेट अंग्रेजी में लिखा जाता है नेट, ठीक है, नेट या निवल, और इसका मतलब शुद्ध होता है। ये लिख लेना आप, ये सब जो अर्थशास्त्री वर्ड हैं और हर जगह इनका अलग अलग महत्व है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कहीं हर सब्जेक्ट के अलग अलग अपने अपने वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे निवल, सकल का मतलब होता है ग्रॉस। ठीक है, तो ये सब वर्ड आपको जानने को मिलेंगे, तो इनकी अंग्रेजी लिख लेंगे बगल में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हिंदी का समानार्थी अर्थ भी लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो फर्म है, कोई फर्म है, तो फर्म का जो निवल योगदान होता है, इसे जिस शब्द से हम सूचित करते हैं उसे हम मूल्य वर्धित कहते हैं। यहाँ सेकंड पॉइंट इसमें नोट कर लेना, यानी फर्म, कोई भी फर्म जो होती है वो अगर जो शुद्ध लाभ कमा रही है या फिर नेट जिसे का योगदान हो रहा है उसे हम मूल्य वर्धित कहते हैं। ठीक है, उसका मूल्य वर्धन हो रहा है। अब इसमें देखिए कोई भी फर्म जब दूसरे फर्म से जो कच्चा माल खरीद रही है और उसको उत्पादन प्रक्रम में पूर्ण रूप से प्रयोग कर रही है, इन्हें हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं। जैसे क्या हुआ, आपने देखा होगा स्टील तैयार करने के लिए क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं, फर्म को क्या करना, अयस्क खरीदना पड़ता है। तो अयस्क यहाँ पर क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने अयस्क का दिया है, तो यहाँ पर ये लिख लेना ये। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्हें क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किसी फर्म का जो मूल्य वर्धित फर्म के उत्पादन का मूल्य, ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है कि अतः किसी जो फर्म है इसका मूल्य वर्धित फर्म के उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है। यानी कि जो यहाँ पर किसी फर्म का जो मूल्य वर्धित उत्पादन का जो मूल्य निकल के आएगा वो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य यूज हुआ है, ठीक है, उसका मूल्य यहाँ पर आएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख लेना, इसी में ही
सब पॉइंट करके, यानी आता है किसी फर्म का मूल्य वर्धित फर्म के उत्पादन का मूल्य मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो मूल्य वर्धित वितरण का उत्पादन होता है इसमें 4 कारकों में किया जाता है, यानी कि नाम जैसे यहाँ पे लिखे भी हैं, श्रम में, पूंजी में, उद्यमिता में, भूमि में, इन 4 कारकों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, ये सब चीजें कही गई हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक फर्म द्वारा अदा की गई मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान फर्म की मूल्य वर्धित में जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ता नहीं है। ठीक है, केवल और केवल मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जुड़ता है, वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यानी जो मूल्य वर्धित है वो प्रभाव परिवर्तन का मतलब ये है कि भाई दबे अभी आपने मध्यवर्ती वस्तुएं जिस रेट में खरीदी, हो सकता है अगली साल वो चेंज हो जाए, उससे अगली साल उसका रेट कम हो जाए, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट, इसी में फर्म का, कि फर्म के ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, ये फर्म में लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो पॉइंट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली अवधारणा यहाँ पर आती है, यहाँ पर इसमें मूल्यह्रास वाली। ठीक है, देखिए मूल्यह्रास की अवधारणा से आप परिचित होंगे, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मूल्यह्रास का मतलब ये होता है कोई भी मशीनरी जो होती है उसमें साल दर साल कहीं ना कहीं उसमें टूट फूट होती रहती है, साल दर साल उसमें मेंटेनेंस होता रहता है, उसमें ह्रास आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन प्रक्रिया में जो मूल्यह्रास की प्रक्रिया है उसको भी ऐड करना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसे हम प्रतिस्थापन निवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन निवेश के रूप में हम पहले भी जान चुके हैं, प्रतिस्थापन निवेश इसे कहते हैं। ठीक है, यानी मूल्यह्रास की संकल्पना से पहले परिचित हैं। इसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, और यहाँ पर पूंजी के मूल्य को स्थिर रखने के लिए उत्पादक को प्रतिस्थापन निवेश करना पड़ता है। यानी कि प्रतिस्थापन निवेश का अभिप्राय ये है कि मशीनों को रिप्लेस करना है हमें, उसकी जगह नई मशीनरी लगानी है, इसे हम प्रतिस्थापन निवेश कहते हैं। ठीक है, और प्रतिस्थापन निवेश एक तरह का मूल्यह्रास ही है, क्योंकि आप मशीनरी को आप रिप्लेस जब करेंगे, जिस मशीनरी की जो लागत है उसे रिप्लेस करेंगे, तो यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ तो बोझ उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो भार आएगा आपके पास आएगा। तो वही बात कही है, एक तरह का ये मूल्यह्रास ही है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है यदि हम मूल्य वर्धित में मूल्यह्रास को शामिल करें तो हमें मूल्य वर्धित का जो मूल्य प्राप्त होगा हम उसे सकल मूल्य वर्धित कहते हैं। यानी कि मान लीजिए मूल्य वर्धन जो हमारा हो रहा है, यानी कि हमने जो हमारा उत्पाद निकल के आ रहा है, जो खरीदा है, उसमें हम मूल्यह्रास भी जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या कहेगा, इस जो ग्रॉस सकल यानी कि सकल मूल्य वर्धित कहलाएगा। ठीक है, और मान लीजिए इसमें से हम घटा दें तो इसे हम निवल मूल्य वर्धित कहेंगे। निवल का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर कहा गया है कि कोई फर्म प्रतिवर्ष 100 रुपये मूल्य का उत्पादन कर रही है, 20 वर्ष का मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग कर रही है। ठीक है, तो ऐसे करके पूंजी उपभोग कितना हो गया, 80 रुपये प्रतिवर्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पर निवल यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पर यानी पूंजी उपभोग का मूल्य कितना है, 10 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे करके एंड में कितना रह गया, घटा दिया गया, 70 रुपये रह गया। ठीक है, तो ग्रॉस में क्या करते हैं, ग्रॉस में हम पूरा यहाँ पे कंबाइन करते थे, सकल में यानी कि पूरा माप लेते हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में लिख लेना, थर्ड पॉइंट करके यहाँ से लेकर पहला पॉइंट तो आपका ये बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, और थर्ड का पहला सब पॉइंट इसमें ये लिख लेना कि यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सकल मूल्य वर्धन कहते हैं, और सेकंड सब पॉइंट सकल मूल्य वर्धित मूल्यह्रास को घटाया जाए और निवल मूल्य वर्धित प्राप्त होता है। ठीक है, निवल का मतलब शुद्ध। ठीक है, तो ये आपने थर्ड का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है कोई फर्म उत्पादन कर रही है तो उसके पास जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसका स्टॉक ना लगे। ठीक है, यानी कि तमाम चीज़ें होती हैं उनकी सेल नहीं हो पाती है, रखी रह जाती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे। देखिए अर्थशास्त्र में जो अविकृत निर्मित वस्तुएं होती हैं या फिर अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, कच्चा माल होता है, यानी कि जो कुछ स्टॉक जो होता है ये एक फर्म में एक विशेष अगले वर्ष तक रखा रहता है, इसे हम माल सूची कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, माल सूची के नाम से जानते हैं। यानी हमारे पास जो हमने चीज़ें निर्माण कर ली, बिक नहीं पाई, या फिर हमारे पास अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं, या फिर हमने रॉ मटेरियल हमारे यहाँ है, ये स्टॉक के रूप में हमारे यहाँ जमा है और एक साल से अगले साल तक रखा रह रहा है, तो ये माल सूची कहलाएगा। देखिए माल सूची जो है वो हर साल परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आज जो माल सूची है वो अगली साल भी वही बनी रहे, उससे अगली साल भी वही बनी रहे। हो सकता है इस साल जो है 1000 टीवी सेट का प्रोडक्शन किया गया, अब क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो यहाँ पर टीवी सेट बिक नहीं पाए, तो ये क्या हो गया, पूरी साल माल सूची में पड़े रहे। अगली साल क्या होता है, लॉकडाउन खुलते ही अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं पाई, अगली साल मान लो 1000 का प्रोडक्शन था। ठीक है, 1000 प्रोडक्शन अगली साल भी हुआ और इनकी माल सूची में 1000 टीवी पहले से पड़े थे। अब ऐसे करके 2000 टीवी हो गए इनके, यानी 1000 टीवी इन्होंने सन 2021 में बनाए और 2020 वाले 1000 टीवी इनके पड़े थे माल सूची में, 2000 टीवी हो गए। ठीक है, अब चूंकि वहां पर डिमांड बढ़ गई, मार्केट में खरीदने वाले में डिमांड बढ़ गई, वहां पे 2500 टीवी की डिमांड आ गई। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर कितने निकल पाए, 2000, तो ऐसे करके इनके जो माल सूची है, माल सूची में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है
माल सूची के बारे में। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन, ठीक है, ये तादात्म्य का चिन्ह बोला जाता है। तादात्म्य का चिन्ह मतलब ये होता है यहाँ पर कि एक्चुअल मात्रा नहीं है, ठीक है। तादात्म्य का मतलब ये होता है कि एक्चुअल मात्रा नहीं है, मात्रा घटती बढ़ती रहती है। क्योंकि हमारा जो माल होता है, माल परिवर्त में आता है, ठीक है, स्टॉक परिवर्त है, चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी हम इसे एक्यूरेट में माप नहीं सकते हैं, एक्यूरेट माप नहीं सकते हैं। हो सकता है हमारे पास जो स्टॉक आज की डेट में मौजूद हो, ठीक है, जैसे हमारे अभी हम देख सकते हैं, हमने तेल है, यानी कि अभी आपका जो ऑयल है, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है, उनके पास स्टॉक में है तेल, अभी बाहर से आ नहीं रहा है, स्टॉक में है तेल। क्योंकि जो स्टॉक में तेल है वो पहले से बहुत भारी कर वगैरह लगा के लाया गया था, लेकिन अब जो है तेल की कीमतें कम हो गई हैं, तेल की कीमतें कम हो गई हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तेल की कीमतें कम हुई है तो लागत, यानी तेल की कीमत कम हुई है तो अब बिक्री लागत भी इन्हें कम करनी पड़ेगी, बिक्री का जो रेट है वो कम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घाटा भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इक्वल का चिन्ह लगा के तादात्म्य लगा दें। तादात्म्य का मतलब होता है फ्लक्चुएट होती रहेंगी कीमतें, यानी ऊपर उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है तादात्म्य, ठीक है। तो एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन तादात्म्य, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री होती है, ठीक है। तो ये इसमें सब पॉइंट यहाँ से लिख लेना ये, और इसमें माइनस का चिन्ह है ये, और ये तादात्म्य बताता है, ठीक है। यहाँ पर तादात्म्य का एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कहा गया है ये समानता के चिन्ह के लिए समान तादात्म्य चिन्ह में दाईं ओर की वस्तुओं को बाईं ओर के बीच की वस्तुओं समानता नहीं देखी जाती, यानी इनके यहाँ में जो राइट साइड की जो वस्तुएं हैं उनमें लेफ्ट साइड की वस्तुओं से समानता नहीं होती, यानी एक लेफ्ट साइड है और राइट साइड। यानी कि तादात्म्य क्या होता है कि यहाँ पे वही कहा गया है कि जो दाईं ओर की वस्तुएं हैं, राइट साइड की वस्तुएं, इनमें लेफ्ट साइड की वस्तुओं समानता नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया, उदाहरण के लिए हम 2 + 2 तादात्म्य बराबर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा सत्य है। किंतु अगर 2 × x = 4 हमें अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार x के यहाँ पे कहा गया है 4 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर x का मूल 2 के बराबर हमेशा नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि अगर x का मूल 2 के बराबर हमेशा नहीं रहता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, तादात्म्य लगाना पड़ेगा। देखिए ये गलत लिख दिया है, ये डबल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर ये लिख दिया है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए x जो है परिवर्त है, x जो 2 × x करके लिखा है 4 लिखा है, और x परिवर्त है। तो जब x परिवर्त है यानी x की मात्रा चेंज हो सकती है, x की मात्रा हो सकता है 2 की जगह 3 भी हो जाए, ठीक है, कुछ और भी हो जाए, यानी परिवर्त हो सकती है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड से बराबर नहीं है, बदल सकती है मात्रा उसकी। तो इसलिए हम यहाँ पे तादात्म्य चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चिन्ह को तादात्म्य कहते हैं, तादात्म्य कहते हैं। और मतलब यही है कि दोनों में जो असमानता है, ठीक है, तो असमानता समानता नहीं देखी जाती, असमानता देखी जाती है, तब हम तादात्म्य का चिन्ह यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तादात्म्य वाला चिन्ह नोट करके लिख लेना आप, ठीक है, नोट करके ये यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। ये तादात्म्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसी क्रम में अब बढ़ते चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहां पर अगली बात कही गई है, यहां पर सॉरी, देखिए यहां पर अगली बात यहां पे कही गई है कि याद रखें माल सूची में परिवर्तन एक समयावधि के बाद ही होता है, इसलिए इसे प्रभाव परिवर्तन कहते हैं। देखिए हमारे पास जो माल सूची हमने देखी, अभी ऊपर हमने माल सूची के बारे में स्थिति हमने जानी, तो माल सूची में हमारे यहाँ परिवर्तन हो रहा है वो एक समय अवधि के बाद होता है, तो इसलिए हम इसे प्रभाव परिवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रभाव का मतलब ये है कि अभी जो हमारे यहाँ स्टॉक है, हो सकता है अगली साल स्टॉक जो है कम हो जाए, हो सकता है अगली साल स्टॉक और बढ़ जाए। मान लीजिए कोरोना से आगे चलती भी रहे, कोरोना पैंडेमिक आगे चलती रहे, बाजार खुले ही ना, तो प्रोडक्शन अभी मान लीजिए हम थोड़ा बहुत उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि 2021 में बाजार खुल जाएंगे, और 2021 में भी बाजार ना खुल पाए तो क्या होगा, हमारे पास जो माल सूची है वो बढ़ती चली जाएगी, तो इसे हम प्रभाव परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो 5वां पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अब माल सूची जो होती है वो किसी फर्म के लिए पूंजी के रूप में समझी जाती है। पूंजी के रूप में समझी इसलिए जाती है क्योंकि फर्म में अविकृत चीजें होती हैं, कुछ रॉ मटेरियल भी होता है, कुछ अर्धनिर्मित चीजें भी होती हैं, और भविष्य में उन्हें बेचा जा सकता है, तो इसलिए हमेशा इसे पूंजी के रूप में समझा जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना इसमें 5वां पॉइंट कि माल सूची पूंजी के रूप में समझी जाती है, और फर्म की पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त योग को निवेश कहते हैं, ठीक है। यानी कि फर्म का जो पूंजी स्टॉक है इसमें अतिरिक्त योग हम कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसे किस के रूप में समझा जा सकता है, निवेश के रूप में समझा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर निवेश की 3 कोटियां बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर निवेश की 3 कोटियां यहाँ पे बताई गई हैं। अब निवेश की 3 कोटियां कौन कौन सी हैं वो आप लिख लीजिए नोट करके। निवेश की 3 कोटियां, 3 प्रकार, कोटियों का मतलब 3 प्रकार। पहला प्रकार यहाँ पर यह है एक फर्म के 1 वर्ष में माल सूची में मूल्य वृद्धि, ठीक है, तो इसे फर्म का निवेश व्यय कहेंगे,
ये निवेशी का प्रकार है। दूसरा निवेश का प्रकार ये कहता है व्यवसाय निवेश है, जिसमें मशीनरी वृद्धि, फैक्ट्री भवन, ये सब उपकरण लगाए जाते हैं, इसे इसमें परिभाषित करते हैं, ये इसे कहेंगे व्यवसाय निवेश बोलेंगे। ठीक है। और निवेश का अंतिम स्वरूप ये है आवासीय निवेश। ठीक है। तो इसमें आवास सुविधाएं जो मुहैया करवा रहे हैं, जो क्वार्टर वगैरह बनवा देते हैं अपनी श्रमिकों वगैरह के लिए या फिर अपने कर्मचारियों के लिए, वो आवास निवेश कहलाता है। तो 3 तरह से निवेश होता है फर्मों में, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है। यानी एक तो माल सूची में मूल्य वृद्धि के रूप में हो जाता है। ठीक है। यानी हमारे पास जो प्रयुक्त तो माल है, मान लीजिए हमारे पास 1000 टीवी सेट का स्टॉक बना हुआ है, माल सूची है। अभी वर्तमान में सन 2020 में ये टीवी सेट, मान लीजिए सन 2020 लिखना था मुझे, सन 2200 लिख गया। 2020 में टीवी सेट, पर टीवी सेट की कीमत 10,000 रुपये है। पर टीवी सेट की कीमत कितनी? 10,000 रुपये। अगली साल हो सकता है टीवी सेट जो हमारा स्टॉक बना हुआ है, बिक नहीं पाया है, अगली साल टीवी की कीमतें बढ़ जाती हैं और यहाँ पे 12,000 रुपये हो जाता है। 12,000 रुपये टीवी सेट हो जाता है। तो क्या होगा? ये मूल्य निवेश के तौर पर ही तो हम देखेंगे, ये माल सूची जो है निवेश के तौर पर ही देखेंगे। यानी हमने ये टीवी सेट रुके हुए हैं हमारे, और अगली साल इनसे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, तो हमारे पास एक निवेश के तौर पर भी हम देखेंगे इसे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। देखिए ये सब अवधारणाएं आप जब कोरिलेट कर करके एग्जाम्पल से मैं समझाता जाऊं तो वैसे वैसे समझते जाइए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया, अगली बात कही गई है कि माल सूची में परिवर्तन नियोजित अथवा अनियोजित हो सकता है। ये हकीकत बात है कि कभी कभी क्या होता है, माल सूची में परिवर्तन प्लान्ड तरीके से होता है, कभी कभी अनप्लान्ड तरीके से होता है। मान लीजिए बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट की स्थिति में फर्म के पास वस्तुओं का अविकृत स्टॉक होगा। ठीक है। तो इसे माल सूची का अनियोजित संचय कहेंगे। ठीक है। यानी मान लीजिए सभी फर्में अभी अच्छी खासी चल रही थी, अचानक से कोरोना ने दस्तक दे दी। कोरोना की दस्तक देने की वजह से क्या हुआ कि सबका जो स्टॉक है, स्टॉक रुक, यानी सबका एक माल सूची का ढेर लग गया सबके यहाँ। ठीक है। ढेर लग गया सबके यहाँ, क्योंकि बाजार बंद हो गए तो लोग खरीदने वाले ही नहीं है, और लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं। लोग अभी अपनी आधारभूत जरूरतें हैं, यानी जो अपनी रोटी कपड़ा मंगाने की जरूरत है, वो लोग खरीद रहे हैं, उन्हें प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में विलासिता की चीजें खरीद नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? अनुयोजित संचय हो गया कंपनियों के पास। ठीक है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है, नियोजित और अनियोजित कहाँ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना, कौन सा पॉइंट नंबर आएगा आपका, मैं तो पॉइंट नंबर भूल गया। आई होप ये चौथा, ये ठीक है, ये 5वां हो गया, छठा पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है। ये छठा पॉइंट आएगा। छठा पॉइंट आप लिख लेना कि माल सूची में, यहाँ पर लिख लेना, माल सूची में परिवर्तन नियोजित अथवा अनियोजित हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर इसी में सब पॉइंट कि बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट की स्थिति में फर्म के पास वस्तुओं का विकृत स्टॉक होगा। ठीक है। तो ये माल सूची का अनियोजित संचय होगा, इससे ये माल सूची का अनियोजित संचय अपसंचय होगा। ये छठे का पहला सब पॉइंट है। इसी के सेकंड सब पॉइंट, इसके विपरीत जहां बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होगी वहां माल सूची का अनियोजित अपसंचय होगा। ये संचय होगा इकट्ठाकरण, और ये अपसंचय का मतलब यानी कि ये बाहर निकलता जाएगा माल। यानी कि मान लीजिए कि इन्होंने माना कि हमने अगली साल के लिए हमें 1000 टीवी का माल सूची का स्टॉक होना चाहिए। ठीक है। और अगली साल मान लीजिए इन्होंने ये टारगेट रखा था कि इस साल हमने 1000 का स्टॉक रख लेंगे माल सूची का अगली साल में बेचने के लिए। अगली साल हो सकता है 1200 टीवी सेट की डिमांड आ जाए। ठीक है। तो ये अपसंचय की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। यानी अनियोजित अपसंचय, यानी इन्होंने ये डिजायर किया था अगली साल 1000 टीवी बिक पाएंगे, लेकिन वहां पर 1200 टीवी निकल गए, तो 200 टीवी का जो अपसंचय क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर छठे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब माल सूची में नियोजित क्या होता है, नियोजित अवधारणा, छठे का थर्ड सब पॉइंट अब आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए माल सूची में नियोजित संचय की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया है कि फर्म माल सूची में 100 कमीज से 200 कमीज की वृद्धि करना चाहती है। ठीक है। वर्ष के दौरान 1000 कमीज की आशा करते हुए फर्म 1000 + 100 यानी 1100 कमीजों का उत्पादन करती है। ठीक है। यानी माल सूची में 100 कमीज से यहाँ पे 200 कमीजों की यहाँ पे बिक्री यानी कि चाहती है कि भाई 100 कमीज का हमारा स्टॉक है, इसकी जगह 200 कमीज का हमारा माल सूची तैयार हो जाए। तो फर्म जो है वर्ष के दौरान 1000 कमीजों की यहाँ पे आशा करती है। ठीक है। यानी 1000 कमीज जो है पहले की तरह बिक्री होंगी, तो यहाँ 1000 और 1100 का उत्पादन हो गया, यानी माल सूची भी जुड़ जाएगी इस साल के उत्पादन में। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए बिक्री में वास्तव में 1000 कमीज है, तो फर्म की माल सूची में सचमुच वृद्धि हो जाती है, और माल सूची का नया स्टॉक जो होता है वो क्या है, 200 कमीज है। यहाँ पर कहा गया है, मान लीजिए क्या होता है कि उस साल जो उन्होंने वृद्धि हुई इनकी माल सूची में वृद्धि हुई, और वृद्धि में ये 200 कमीज का यहाँ पर माल सूची तैयार करना चाहते थे। अब डिमांड क्या था कि 1000 प्रोडक्शन हो ही रहा है साल का, यानी पूरी साल का 1000 का प्रोडक्शन हो ही रहा है। इन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था कि अपने आप हो जाए,
अपने आप हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 200 वाला जो क्रिया होगी वो नियोजित कहलाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने मान लीजिए 1000 का टारगेट लेके चले थे 1000 कमीजों का। ठीक है, उसमें 100 कमीज और बचा नहीं थी यहाँ पर इन्हें। ठीक है, तो ये जो होगा ये नियोजित की श्रेणी में आ जाएगा, माल सूची का नियोजित संचय बोला जाएगा। ठीक है, नियोजित संचय या नियोजित अपसंचय की श्रेणी में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, और आप चाहे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ना लिखना चाहें तो छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर वही कहा गया 100 कमीज से 200 कमीज की वृद्धि करना चाहती है। वर्ष के दौरान 1000 कमीज की आशा करते हुए हमने फर्म का उत्पादन किया, यानी 1000 प्लस 100 यानी 1100 कमीजों का उत्पादन हो गया, और बिक्री वास्तव में 1000 कमीज की हुई, तो फर्म की माल सूची में वृद्धि हो जाती है। यानी फर्म की माल सूची में पहले से 100 कमीजें थी और इस साल भी 100 कमीजों का स्टॉक लग गया, तो ऐसे करके 200 कमीजों का स्टॉक हो गया, तो ये नियोजित हो जाएगा। ठीक है, वहीं हमने नियोजित की जगह यहाँ पर मान लीजिए कभी कभी क्या हो गया कि अपसंचय हो गया। अपसंचय का मतलब हो गया हमने एक आशा लगाई कि इतनी आशा, यानी कि हमने यहाँ पे क्या 100 से 25 की कटौती करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1000 - 75 ये वही बताया गया है। कभी कभी कमी हो गई तो वहाँ अपसंचय वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए फॉर्मुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मुलेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जीडीपी की अवधारणा आ गई है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा आ गई है। ठीक है, अब देखिए जीडीपी की अवधारणा अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अब आने वाले आगे वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर विस्तार रूप में बताया गया है। ठीक है, अगली विधि जो विधि है, अभी तो आपने उत्पाद विधि देखी। ठीक है, अगली विधि है व्यय विधि, यानी आप जो खर्च कर रहे हैं उसे व्यय विधि कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना की एक वैकल्पिक विधि उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर करती है। ठीक है, इस विधि को हम व्यय विधि कहते हैं, यानी मांग डिमांड कितनी आ रही है। ठीक है, तो उस विधि को डिमांड के अकॉर्डिंग जो विधि होती है उसे व्यय विधि कहते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में प्रत्येक फर्म के द्वारा अंतिम व्ययों का योग प्राप्त करते हैं, और अंतिम व्यय का वह अंश है जिसे मध्यवर्ती उद्देश्यों से ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंतिम व्ययों का योग प्राप्त करते हैं, और अंतिम व्यय यहाँ पर वह अंश होता है जिसे हम मध्यवर्ती उद्देश्यों से ग्रहण नहीं करते हैं, यानी अंतिम व्यय में हम मध्यवर्ती उद्देश्य नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया है बेकर और किसान वाला। जैसे आपने देखा था कि किसान ने क्या किया, बेकर को 50 रुपये का गेहूं का मूल्य बेच दिया, यानी बेकर ने किसान से 50 रुपये का मूल्य गेहूं खरीदा है। ठीक है, तो ये कहा है मध्यवर्ती वस्तु है बेकर के लिए, और अंतिम वस्तु व्यय ये श्रेणी में नहीं आएगा ये, यानी कि अर्थव्यवस्था के निर्गत का समस्त मूल्य कितना था, 200 रुपये था बेकर के द्वारा बेच अंतिम मूल्य, और किसान का अंतिम व्यय कितना था, 50 रुपये का था, तो टोटल 250 रुपये। यानी हम यहाँ पे मध्यवर्ती चीजें काउंट नहीं करेंगे इस विधि में, व्यय विधि में मध्यवर्ती चीजें हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मध्यवर्ती को हटा देंगे। ठीक है, यानी अंतिम लेवल पर जो व्यय हुआ है उसे ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 50 किसान के द्वारा अंतिम व्यय हुआ है, और भाई इसके द्वारा कितना हुआ है, इसके द्वारा 200 रुपये हुआ है, तो ये कितना हो गया, 250 रुपये प्रतिवर्ष हो गया। तो वही एग्जाम्पल देकर यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब व्यय विधि देख ली, अब अगली विधि है आय विधि। ठीक है, आय विधि में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योग उत्पादन के सभी कारकों की सम्मिलित आय, ठीक है, के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि आय विधि में ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो अंतिम व्यय हम कर रहे हैं इसका जो योग है उत्पादन के सभी कारक हैं, यानी अंतिम वस्तु पर जो किया गया व्यय हो, इसमें मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं होती है, आपको पता है। ठीक है, यानी कि आपने अभी देखा व्यय विधि में कि व्यय विधि में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब का जो योग करते हैं, अंतिम आय व्यय का योग करते हैं, अंतिम व्यय का योग करते हैं, तो इसे हम आय विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख लेना है आय विधि में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपकी यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी यहाँ पर है साधन लागत आधारित कीमतें और बाजार कीमतें। ये होती क्या क्या है, साधन लागत क्या होती है, आधारित कीमतें क्या होती हैं, और बाजार कीमतें क्या होती हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए उससे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो भारत में राष्ट्रीय आय है इसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मापक है वो साधन लागत पर जीडीपी रहा है। यानी कि अब तक हमारे यहाँ जो मापन होता रहा है उसमें साधन लागत पर हम जीडीपी निकालते थे, यानी जो साधन लागत आ रही है उसमें हम जीडीपी निकाल रहे थे। साधन लागत को इस तरह से हम यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, यानी हमने मान लीजिए कोई भी उत्पाद तैयार किया, मान लीजिए हमने एक बिस्किट का पैकेट तैयार किया, ठीक है, यानी बिस्किट का पैकेट तैयार किया और बिस्किट के पैकेट हमें तैयार करने में हमारी जो भी लागत आ रही है, जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, या जो भी हमारा श्रम वहाँ पर लग रहा है, जो भी लग रहा है, पूंजी लग रही है हमारी, ठीक है, उसके बाद जो लागत आ रही है उसे हम साधन लागत मान सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर साधन लागत जो वर्ड है, साधन लागत में किसी प्रकार का टैक्स ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी साधन लागत में किसी प्रकार का टैक्स ऐड नहीं होता है, तो ये साधन लागत होती है। यानी कि अब आपका बिस्किट मान लीजिए 5 रुपये वाला बिस्किट 3.5 रुपये में बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, यानी जो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह लेबर वगैरह लगाकर, ठीक है, 3.5 में तैयार हो रहा है, तो ये साधन लागत बोली जाएगी। ठीक है, अगर आधारित कीमतें की बात करें, आधारित कीमतें की पहले इन सब लाइन जो वर्ड है उन्हें मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर उस यहाँ पर इसके व्याख्या पर आएंगे। आधारित कीमतों की बात करें तो आपको पता होगा
कि हर कोई जो कंपनी है, यानी कि वो कंपनी कीमतें तय करती है, ये क्या देखती है कि भाई हम एक कीमत तय करेंगे, वो कीमत इस हिसाब से होगी कि भाई मार्केट में और भी हमारे जो समतुल्य प्रोडक्ट हैं तो उन प्रोडक्ट के समान हमारा प्रोडक्ट भी खप जाए, इतनी कीमत हम तय करेंगे। तो मान लीजिए 3.5 रुपये का पैकेट है यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने आधारित कीमत एक रख दी 4.5 रुपये, ठीक है। इन 4.5 रुपये में मार्केट में होलसेल वाले ये प्रोडक्ट उठा लेंगे और 5 रुपये में बेच देंगे। तो यहाँ पर 5 रुपये जो होगी वो होगी यहाँ पर बाजार कीमत, यानी बाजार में जो 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट आप खरीद रहे हैं वो बाजार कीमत है। 4.5 रुपये का जो लोग होलसेल वाली जो दुकान है वहाँ पर रखा है, ये उनके लिए आधारित कीमत है, ठीक है। तो हम इसे एक आसान शब्द में यहाँ पे हमने अभी समझ लिया है, लेकिन व्याख्या में थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डीपली जब लिखेंगे तो शब्दों का फेर होता है, तो वहाँ पर समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये है क्या क्या बेसिकली, और हम अब व्याख्या देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पहले क्या था कि जीडीपी, यानी कि हमारे यहाँ ये देखिए लाइन समझ लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक साधन लागत पर हमारा जीडीपी रहा है, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना इसमें, और यहाँ से लेकर यहाँ तक और आगे देखते हैं। देखिए भारत सरकार का यहाँ पर CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, ये साधन लागत पर जीडीपी और बाजार कीमत पर जीडीपी का आकलन करता रहा है। यानी कि हमारे यहाँ CSO है वो क्या करता है, जीडीपी का आकलन करता है, ठीक है। यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जीडीपी का आकलन करता है हमारे यहाँ, ठीक है। और ये साधन लागत पर करता है और बाजार कीमत पर भी करता है। यानी हमारे यहाँ साधन लागत पर कितना जीडीपी हो रहा है देश का और बाजार कीमत पर कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात लिखी गई है, इसी में अगला सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट, कि 2015 में किए गए पुनः अवलोकन में CSO ने क्या किया, साधन लागत पर जीडीपी को आधारित कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो यहाँ पर साधन लागत थी सन 2015 में, साधन लागत पर इन्होंने क्या किया, जो आधारित कीमतें हैं तो आधारित कीमतों पर एक GVA होता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिट होता है, इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। यानी कि अब साधन लागत पर नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या है कि अब ये बाजार कीमत पर जीडीपी, जैसे केवल अब जीडीपी कहा जाता है, अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक है। यानी कि अब इन्होंने ये साधन लागत वाला यहाँ पे फंडा छोड़ दिया है, अब ये किस पर आ गए हैं, केवल बाजार कीमत पर आ गए हैं, बाजार कीमत पर जीडीपी। और अगर साधन लागत पर काउंट करना होगा, साधन लागत पर इन्होंने क्या कर दिया, उसकी जगह आधारित कीमत ऐड कर दी है, GVA पर तय करते हैं ये GVA, उसके बाद जीडीपी पर, जीडीपी जो है उस बाजार कीमत पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये आप दोनों सब पॉइंट पहले में लिख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर साधन लागत के बारे में बताया गया है कि साधन लागत जो है वो आधारित कीमतों और बाजार कीमतों में विभेद है। पहली बात ये जान लीजिए कि आधारित कीमत और बाजार कीमतों में विभेद, शुद्ध उत्पादन करों यानी उत्पादन कर और उत्पादन उपदान। उत्पादन कर का मतलब वो होता है कि आपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बिस्किट का प्रोडक्शन किया, तो उस प्रोडक्शन के दौरान आप पर कुछ ना कुछ टैक्स जरूर लग रहा होगा, आप पर लगता होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो भी इकाइयां हैं उन सब पर टैक्स लगता है। तो उत्पादन कर में से, ठीक है, उत्पादन उपदान का मतलब होता है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब ये हम कह सकते हैं एक तरह का छूट या लाभ, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं कि भाई लघु मझले जो आपके उद्योग हैं उन्हें ये छूट दी जाए, करों में छूट दी जाए, टैक्स में छूट दी जाए। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, यानी उत्पादन करों में जो छूट मिलती है उसे उत्पादन उपदान कहते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध उत्पादन कर कितने आ रहे हैं, उत्पादन कर में से जो उन्हें छूट मिली हुई है वो घटा के शुद्ध उत्पादन कर, ठीक है। और शुद्ध उत्पाद कर यानी उत्पाद कर और उत्पादन उपदान, उत्पाद उपदान। शुद्ध उत्पाद कर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बिस्किट तैयार हुआ 3.5 रुपए का, इस पर भी तो कोई टैक्स होगा फिर, यानी अभी तो आपका प्रोडक्शन पर लग रहा है टैक्स, कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर लग रहा है, अब आपका पर उत्पाद निकला उस पर भी तो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इस उत्पाद पर टैक्स लग रहा है तो इस पर भी कुछ ना कुछ ग्रेचुइटी मिलता है, कुछ ना कुछ छूट मिलती है। तो इनमें विभेद कर पर आधारित आपकी क्या होती है, साधन लागत होती है, ठीक है। अब देखिए इसे आसान शब्दों में, देखिए यहाँ पर थोड़ा शब्दों का फेर बहुत लंबा फेर है। लंबा फेर ये है कि बहुत ही गहन अर्थ है, ये केवल वही समझ सक पाएगा जो जिसने प्योर अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर आगे एक डेफिनेशन दी है इसी में, वो आपको लिखवाएंगे, साधन लागत, ठीक है। साधन लागत का प्रयोग किस पर किया जाता है, यहां पर ये आप सेकंड पॉइंट यहां से लिख लीजिए। देखिए साधन लागत शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है, ठीक है। और अतः साधन लागत क्या है, बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने से ये प्राप्त होती है। यानी कि हम इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि इनकी दी हुई कीमत क्या है, कि इन्होंने अपनी ये बता दी कि हमारी लागत कितनी आ रही है, वो हमने मान लिया कि हाँ भाई हमारा ये क्या है, साधन लागत है, ठीक है। साधन का मतलब यही हुआ। साधन को अगर आप अलग अलग करके देंगे, साधन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो रिसोर्सेस लगे, इनपुट लगे, ठीक है, उसमें उन सब की जो लागत है उसका प्राइस, ठीक है, तो ये साधन लागत हो गया। तो ये ऐसे करके प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगली बात यहीं पर इसी में लिखी है कि
वही बात कही, साधन लागत पर जीडीपी, बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने से प्राप्त होती है। देखिए वही सब बातें कही गई हैं, यानी अगर हम साधन लागत निकालेंगे तो बाजार कीमत जो है इसमें से जो अप्रत्यक्ष कर जो लग रहे हैं वो हमें घटाने पर हमें साधन लागत प्राप्त होगी। ठीक है, और बाजार कीमतों के बारे में अगर आप बात करें तो बाजार कीमतें आपकी वही होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा दी जाती हैं। यानी मैंने बताया था कि 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट बाद में तय होता है, तो आप 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट खरीद लेते हैं, तो बाजार कीमत हो गई। ठीक है, साधन का मतलब आप समझ लीजिए, संविक्षित करके साधन का मतलब आपने जो जो रिसोर्स जुटाए, मान लीजिए मैदा, मशीनरी, ठीक है, चीनी और जो भी वहाँ वर्कर कार्य करते हैं, तो वो आपकी साधन हो गए सारे। ठीक है, जिनके जरिए आप बिस्किट निर्माण कर रहे हैं, तो वो आपकी साधन लागत बनेगी। ठीक है, आसान शब्दों में। अब देखिए टिपिकल भाषा में तो ऊपर भी लिखा हुआ है और वो आपको शायद नहीं समझ में आएगा, तो आप इसे अभी समझ लीजिए। ठीक है, इसे लिख लीजिए, हम ज़्यादा विशिष्ट में अभी नहीं जाएंगे। तो आपने सेकंड पॉइंट लिख लिया होगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि साधन लागत पर जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का माप है। देखिए यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना इसी में ही कि साधन लागत पर जो जीडीपी निकलता है वो ये बात को प्रदर्शित करता है कि एक देश के अंदर एक देश की जो घरेलू सीमा है उसके अंदर फर्मों के द्वारा कितना उत्पादन हुआ, तो उन सभी का मौद्रिक मूल्य साधन लागत निकालता है। ये बात यहाँ पर कही गई है, तो सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, तो आपने साधन लागत को जान लिया होगा। अब चलिए वहीं पर पहुंचते हैं, साधन लागत पर ही पुनः पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखिए साधन लागत के बारे में यही सब जो लाइनें हैं जो आपने देखी, ये थोड़ा टिपिकल लाइनें हो गई, आपने थोड़ा यहाँ पे नॉर्मल वे में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, साधन लागत आपने देख ली। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि साधन लागत में, यहाँ पर कहा गया वही बात कही, साधन लागत में उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान शामिल होता है, इसमें कोई कर शामिल नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि साधन लागत में कोई कर शामिल नहीं होगा, केवल और केवल आपने जो जो उत्पादन किया है, उत्पादन के साधन आपने जो जो खरीदे हैं उन सबका भुगतान होता है, उसमें कोई कर शामिल नहीं होता है। ये बात और लिख लेना सेकंड का सेकंड सब पॉइंट करके। ठीक है, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट करके आप ये बात लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए इसे आधारिक कीमत से अगर रिप्लेस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यानी इसमें ये होता है कि भाई इसमें किसी प्रकार का कोई भी कर हम नहीं जोड़ते हैं साधन लागत में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब बात करते हैं आधारिक कीमतों की। आधारिक कीमतों पर हम आते हैं। देखिए आधारिक कीमतें, ठीक है, इनमें क्या करते हैं, उत्पादन करों को, ठीक है, यानी इसमें क्या करते हैं, उत्पादन करों को शामिल किया जाता है किंतु उत्पाद करों को नहीं। देखिए आधारिक कीमतों में क्या करते हैं हम कि हमने यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के दौरान हमारा जो टैक्सेस वगैरह लग रहा है उसको शामिल कर लिया है। देखिए समझने वाली बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साधन में क्या करते हैं, किसी प्रकार का कर ऐड नहीं होता है, और वहीं आधारिक में क्या करते हैं, जो है यहाँ पर प्रोडक्शन टैक्स ऐड हो जाता है, यानी उत्पादन कर यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख लेना, थर्ड पॉइंट में लिख लेना आधारिक कीमतों में। ठीक है, आधारिक कीमतों में उत्पादन करों को, यानी इसमें वही उत्पादन उपदान घटाकर जो ग्रेच्युटी मिलती है, जो भी छूट मिलती है उसको घटाकर, ठीक है, शामिल किया जाता है। लेकिन उत्पाद करों, यानी उत्पाद जो कर क्या होता है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है मार्केट के लिए, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो बाजार का मामला है, तो वो तो बाजार में हैंडल होता है, वो उनका इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो आपने थर्ड पॉइंट लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब बाजार कीमतों की बात करते हैं। बाजार कीमतें वही है जो मैंने बताया कि भाई बिस्किट का पैकेट आपको फाइनली बाजार में कितने का मिल गया, 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट मिल गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बाजार कीमतें प्राप्त करने के लिए हमें आधारिक कीमतों में उत्पाद कर, देखिए आपकी यानी कि आधारिक कीमत क्या थी, 4.5 रुपये थी। ठीक है, अब इसमें उत्पाद कर और ऐड हो गया, यानी कि जो मार्केट में उत्पाद कर लगता है भाई, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए उत्पाद कर दुकानदारों को देना पड़ता है, तो मान लीजिए 10 पैसे यहाँ पर उन्हें देना पड़ रहा है, 10 पैसे देना पड़ रहा है, तो 4 रुपये 60 पैसे का हो गया ऐसे करके। ठीक है, अब फाइनली जो है 5 रुपये का बेच दिया उन्होंने, तो ऐसे करके क्या हुआ, इन्हें 0.40 यानी 40 पैसे का लाभ हो गया इस बिस्किट के पैकेट पर। यह होता है आपका साधन, आधारिक और बाजार कीमतें। ठीक है, तीनों में अंतर आप समझ गए होंगे। साधन में हम केवल और केवल रॉ मटेरियल्स जो होता है, हमारा जो भी श्रम लगता है उसको काउंट करते हैं बिना टैक्स के। आधारिक में हम क्या करते हैं, उसमें टैक्स सहित काउंट कर लेते हैं, यानी हमारे साधन और टैक्स, ऐसे करके सिंपली वे में कि साधन और टैक्स ये आधारिक में आ गया। और हम अगर फाइनली पहुंचे बाजार कीमत में, बाजार कीमत में क्या करते हैं कि हमने जो उत्पाद बेचा है, हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ, प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है वो भी ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, तो आप ये तीनों पॉइंट यहाँ पे अच्छे समझ गए होंगे क्या क्या हैं। ठीक है,
तो वही सब चीज़ें लिखी हैं। साधन लागत पर GBA, आधारिक कीमतें प्लस शुद्ध उत्पादन कर, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड जो निकलता है उसके लिए बताया गया है। देखिए मैं ये अभी नहीं बताऊंगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड वगैरह जो है एक वास्ट वे में है, यानी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और यहाँ पर इसे बहुत छोटे वे में, लघु वे में समझाया गया है, तो आपको समझने से कोई फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ाएंगे तो हम समझा देंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ अगली टॉपिक, अगला जो हेडिंग है आपकी, ये है कुछ समष्टि अर्थशास्त्री तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब वही है कि भाई इक्वल नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है, कोई इक्वल नहीं है, कुछ कोई यहाँ पर राइट साइड थोड़ा हैवी है, लेफ्ट साइड थोड़ा डाउन है, यानी ये हिस्सा कुछ थोड़ा डाउन है, ये यहाँ पर थोड़ा अप है, ठीक है। तो इसलिए इनमें उन्होंने कहा कुछ समष्टि अर्थशास्त्री तादात्म्य, यानी अर्थशास्त्र में कुछ ऐसी ऐसी परिघटनाओं का जिक्र किया गया है जो जिनमें तालमेल नहीं होता है लेकिन फिर भी वो रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की चर्चा की गई है कि GDP क्या है। इस सकल घरेलू उत्पाद में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान जो अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल प्रोडक्ट और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप की जाती है, ठीक है। लेकिन कहा गया है कि किंतु इसका संपूर्ण उत्पादन देश की जनता को प्राप्त नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? जैसे यहाँ पे बताया गया है, जैसे मान लीजिए भारत का नागरिक कोई है, वो सऊदी अरब की किसी अरब में मजदूरी अर्जित करता है, ठीक है। तो ये सऊदी अरब में मजदूरी अर्जित कर रहा है तो सऊदी अरब की GDP में आएगा, ठीक है। तो इसे भारत के GDP का लाभ नहीं मिलेगा, भारत में उत्पादन हो रहा है तो उसी का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कानूनी रूप से तो लाभार्थी है, ठीक है। तो इसका लाभ इसे नहीं मिलेगा। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यानी कि जो विदेशियों की जो विदेशी कंपनियां वगैरह जो होती हैं, कार्यरत कंपनियां जो होती हैं हमारे यहाँ, उनका निकालना पड़ता है, उनको घटाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय के स्वामित्व के उत्पादन के कारकों की अर्जित आय की माप करने की कोई विधि क्या है। यानी कि जब हम ऐसा करते हैं, समता बनाए रखने के लिए हमें विदेशियों द्वारा अर्जित आय जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर कार्यरत है अथवा विदेशियों के स्वामित्व के वाले उत्पादन कारकों की अदायगी को अवश्य घटा देना चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ से जो विदेशी लोग पैसा ले जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो विदेशी फर्में कार्य कर रही हैं, कुछ अपना लाभांश ले जा रही हैं, उन लाभांशों को, यानी विदेशी कंपनियां जो हमारे यहाँ स्थापित हैं, जो लाभांश ले जा रही हैं, उन लाभांशों को अपने यहाँ की GDP में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई, स्पष्ट में बताई गई है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, कोरियाई स्वामित्व की जो हुंडई कार फैक्ट्री है, इस द्वारा अर्जित लाभ को भारत के GDP में से हमें घटाना पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है। विदेशी कंपनियां कोई भी सही, तो उनका जो लाभ होगा वो हमारी GDP में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी GDP का हिस्सा ही नहीं है, हमारे यहाँ कंपनी नहीं है, यानी अपना लाभांश लेके जा रही है किसी और देश में, तो हमारे यहाँ क्या उसका कोई लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे लिखी गई है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो निकलेगा, यानी सकल घरेलू उत्पाद प्लस शेष विश्व में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, यानी शेष विश्व में हमारे जो लोग लगे हुए हैं, वो जो आय अर्जित कर रहे हैं, हमारे देश में भेज रहे हैं, वो आय, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था में है, इसमें नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित आय, यानी इसको घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब बड़ा साफ साफ है, यानी कि हमारे यहाँ जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो, ठीक है, प्लस हमारे भारत की जो बाहर जनता, मान लीजिए कोई USA में कार्यरत है, कोई सऊदी अरबिया में कार्यरत है, और वो पैसा कमा के हमारे देश में भेज रहा है, उसकी आय, ये दोनों लोगों की आय जुड़ के हमारी GDP तैयार होगी। अब हमारे देश में जो कोई विदेशी फर्में कार्यरत हैं, उनका जो लाभांश है उसको हमें फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम वो तो भाई लाभांश जो अपने देश में ले जा रही है, यानी USA की कोई कंपनी हमारे यहाँ कार्यरत है, तो वो लाभांश अपना लाभांश अब हमें थोड़ी ना देके जा रही है, वो लाभांश अपने देश में ले जा रही है, ठीक है। तो उसके जो लाभांश को हमें निकालना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में वो बात लिखी हुई है, ठीक है, और ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब इसमें पॉइंट लिख लेना। देखिए मैं वहीं से लिखवा देता हूँ आपका GDP, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना। इसमें पहला पॉइंट GDP के बारे में, GDP एक देश के सीमा के घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, ठीक है। यह आपने पहला पॉइंट लिख लिया। इसी में सब पॉइंट सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा दिए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या एक विदेशी स्वामित्व का, यानी इसमें शामिल सब करते हैं, लेकिन अगर हमें शुद्ध रूप से निकालना है, ठीक है, तो हमें घटाना पड़ेगा। ये बात ऊपर वाले उसमें लिखी है, ठीक है। यानी कि जो इसमें माइनस वाला पोर्शन दिखाया गया, माइनस वाला पोर्शन मतलब यही होता है कि जो लाभांश लेके जा रही हैं, उस लाभांश को हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में तो हम कह सकते हैं कि भाई GDP हम दिखा दें। देखिए GDP में ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, सरकारें क्या करती हैं, अक्सर क्या करती हैं कि अपना GDP दिखाने के लिए, कभी कभी लंबा चौड़ा दिखाने के लिए अपने यहाँ जो कंपनी कार्यरत होती हैं उन सबको ऐड कर लेती हैं, ठीक है। उससे GDP थोड़ा भारी भरकम लगने लगता है कि हाँ भाई GDP देखने में बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन अगर एक्चुअल लाभांश निकाला जाए तो GDP हमारा बाकी में कम रह जाता है, ठीक है। यानी विदेशी कंपनियां जितनी ज़्यादा कार्यरत होंगी तो भाई वो अपना लाभांश तो लेके जाएंगी ही जाएंगी,
ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में निकालना हो तो वही बात यहाँ पर ऊपर बोली गई है जो आपको लिखनी है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल बात जो बोली गई है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि यही बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है। समता बनाए रखने के लिए हमें विदेशियों के द्वारा जो अर्जित आय, अगर मान लीजिए हमें समता बनाए रखनी है, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। इसमें लिख लेना यही सेकंड पॉइंट करके कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद तादाद में, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने। और ये चीज ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जीडीपी का जो उत्पादन होता है देश की सब पूरी जनता को प्राप्त नहीं हो सकता है। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे कोई भारत का नागरिक अरब में जो है मजदूरी अर्जित कर रहा है तो उसे भाई जीडीपी का लाभ थोड़ी ना मिला, ठीक है, उसे तो अरब की जीडीपी का लाभ मिला। लेकिन यही है जीडीपी उसके द्वारा जो कमाई है वो हमारे यहाँ जीडीपी में जुड़ जाएगी, वो हमारे यहाँ पैसा भेज रहा है, हमारे यहाँ की जीडीपी में योगदान दे देगा, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट के रूप में आपने लिख ली होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में लिख लिया होगा, ये इसलिए लिखा जाता है कि भाई हमें एक्यूरेट कितना निकल रहा है जीडीपी, ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह से हमें निकालना पड़ता है। ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसमें। अब देखिए अगली बात कही गई है यहाँ पर, अगली बात यहाँ पे कही गई है कि पहले हम देख चुके हैं कि भाई टूट फूट जो होती है इसके कारण पूंजी में एक बड़ा अंश का उपभोग कर लिया जाता है, यानी मूल्यह्रास भी होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से मूल्यह्रास जो है किसी व्यक्ति की आय का अंश नहीं होता है, यानी आप सभी को पता है कि कोई ना कोई मशीनरी हमने कहीं उत्पादन के लिए लगाई है लेकिन उसमें टूट फूट भी होती है, गिरावट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। निवल का मतलब होता है नेट, शुद्ध, ठीक है। नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारा कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे वही सब बातें बताई गई हैं। इन सब का जिक्र क्यों किया है? जिक्र इसलिए किया गया कि एक्यूरेट जीडीपी अगर हमें निकालनी है तो बिल्कुल नेट जीडीपी निकालनी है, उसके लिए हमें ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको फिर बताया कि भाई तमाम सरकारें होती हैं, सरकारें क्या करती हैं अपने देश का भारी भरकम जीडीपी दिखाने के लिए वो सब कुछ ऐड कर लेती हैं, ठीक है। जबकि आप जनता जो है वो जान ही नहीं पाती होता क्या है एक्चुअल में। उसे लगता है कि हमारे देश में जितनी ज़्यादा विदेशी कंपनियां कार्यरत होंगी उनका लाभ हमें मिलेगा, ये होगा वो होगा, उससे लाभ इतना नहीं मिलता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो सरकारें जो होती हैं आपको दिखा देती हैं भारी भरकम, देखो इतना हो गया हमारे यहाँ, तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं उसमें, ठीक है। यानी आपने देखा होगा चुनाव के दौरान प्रोपोगेंडा चलाया जाता है कि हमारी सरकार ने जीडीपी यहाँ तक कर दिया, इतना एफडीआई किया, ये सब किया, ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक आपके भारतीय उत्पाद नहीं बढ़ेंगे तब तक उस जीडीपी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है, सरकारें अपना फायदा दिखाने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए ये सब कर दी हैं, तो हम तो केवल यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अब आप यहाँ पर ये नोट कर लेना, इसमें देखिए सेकंड पॉइंट ही हुआ है अभी, अब थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे कि यदि हम यहाँ से लेकर ये यहाँ तक फॉर्मूला तक आप लिख लेना, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने पर यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि इन परिवर्तनों का मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है, यानी कि जो परिवर्तन है मूल्यह्रास वाले, इनका जो मूल्यांकन है बाजार कीमत पर किया जाता है, ठीक है। हमें बाजार कीमत पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है, किंतु बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, हकीकत बात है। बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर किस पे लगाए जाते हैं? वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं। इनसे क्या होती है? कीमत बढ़ जाती है। और अप्रत्यक्ष कर सरकार को उपार्जित होते हैं, ठीक है। यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद का वह अंश जो वास्तव में उत्पादन कारकों को उपार्जित होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर हमें निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो हमें अप्रत्यक्ष जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है उनको भी हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो वगैरह होते हैं वो सरकार को लाभ तो देते हैं लेकिन जीडीपी में वो उसका योगदान ज़्यादा नहीं होता है, वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। यानी उसी गणना करने के क्रम में बाजार कीमत पर मूल्यांकित राष्ट्रीय निवल उत्पाद से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें से निवल में से घटाए जाते हैं, ठीक है। मूल्यह्रास भी निकालेंगे। इसके बाद जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें से हमें अगर हमें एक्यूरेट निकालना है तो हमें यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब वही एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि कुछ कीमतों पर सरकार क्या करती है? ग्रेचुइटी यानी उपदान प्रदान कर देती है, कुछ पर नहीं करती है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि भारत में पेट्रोल पर सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स लगाती है, जबकि रसोई गैस पर उपदान प्रदान करती है, सब्सिडी वगैरह आपको देती है, वो ग्रेचुइटी में आता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर रसोई गैस क्या है कि आपके आधारभूत यानी कि आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में आ जाता है ये। अगर मान लीजिए इस पर टैक्स लंबा चौड़ा लगा दिया तो क्या आपके यहाँ स्वच्छ ईंधन जल पाएगा? नहीं जल पाएगा, कोई व्यक्ति यूज ही नहीं करेगा, फिर से आप वही आ जाएंगे लकड़ियाँ जलाने, लकड़ियाँ उपले जलाने लगेंगे, ठीक है। तो सरकार क्या करती है कि एक और तो भारी भरकम टैक्स लगाती है किस पर? पेट्रोल वगैरह पर, पेट्रोल डीजल पर, लेकिन रसोई गैस में आपको उपदान है ग्रेचुइटी के रूप में सब्सिडी पर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो वो बात भी यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आगे कही गई है लाइन में बात कि अगर हमें बाजार कीमतों पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद में उपदान को शामिल करने की आवश्यकता है
तो ऐसा करने पर हमें जो माप प्राप्त होता है उसे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर जो उपदान शामिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उन उपदानों को जब हम शामिल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट यहाँ पर जो है वो मैं लिखवाते चलता हूँ बाय द वे। तो चौथा पॉइंट आपका, ठीक है, लिख लेना कि हमें यहाँ से लेकर बाजार कीमतों में मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद में उपदान को शामिल करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने पर हमें जो माप प्राप्त होती है उसे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। यानी कि शामिल इसलिए करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमारे लिए मूलभूत होती हैं। जैसे हमारे पेट्रोल पर हमने टैक्स लगाया बहुत ज़्यादा, पेट्रोल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं चीज़ नहीं है। यानी कि एक बार को लोगों को पेट्रोल ना भी मिले, ठीक है, यानी पेट्रोल लोगों को ना भी मिले तो भी उनका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ नहीं है। तो पेट्रोल तो उन्हें मजबूरी लेना ही लेना पड़ेगा कहीं आने जाने के लिए, क्योंकि लोगों का ज़रूरत है, पैशन है। लेकिन रसोई गैस एक ऐसी चीज़ है कि भाई लोग खाद्यान्न यानी कि अपने खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और गरीब तबका भी इसे यूज करता है, ठीक है। तो गरीब तबका यूज करता है, इसलिए सरकार को इसमें सब्सिडी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, कहते हैं कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, तादाद में राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, इसमें देखिए घटा के प्राप्त होता है। तो आप केवल यहीं तक लिख लेना, ये सब चीज़ें आप मत लिखना इतना इतना, ठीक है। तो इतना अगर लिखेंगे तो आप यकीन मानिए आप वाकई में अर्थशास्त्री बन जाएंगे। इतना मत लिखिए, केवल जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप यहाँ पर इंगित कर लीजिए, ठीक है। बाद बाकी चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें आपको जो है आगामी कक्षाओं में देखने को मिलेंगी, यानी हम स्टैंडर्ड बुक जब भी उठाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये सब यहाँ पर कॉन्सेप्ट रख तो दिए गए हैं, इन सब कॉन्सेप्ट का भी एक अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, किताब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ला के रख भी है, लेकिन इन सब का कॉन्सेप्ट का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि अगर इन सब के एक टॉपिक बनाए जाएं तो अपने आप में पूरा मतलब 2-3 पेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर समझना इतनी जल्दी आसान नहीं है, इसलिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है सिंपल चीज़ें आपके दिमाग में ऐड करवा दे रहे हैं, ताकि आप आसानी से एग्जाम वगैरह में अपना जो क्वेश्चन वगैरह आता है उसे अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय आय को हम पुनः छोटी छोटी कोटियों में, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि अब हम परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे, इसे हम वैयक्तिक आय कहेंगे, ठीक है। यानी कि हम जो राष्ट्रीय आय के अंश को छोटी छोटी कोटियों में विभाजित करते हैं, या फिर यहाँ पर जो परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश के लिए इसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इसे हम वैयक्तिक आय कहते हैं, यानी किसी इंडिविजुअल के द्वारा कमाई हुई आय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर कहना कि राष्ट्रीय आय को हम पुनः छोटी छोटी जो है कोटियों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। हम परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें तो इसे हम वैयक्तिक आय कहेंगे, तो इसे हम वैयक्तिक आय कहेंगे। ये 5वां पॉइंट आपका ये आया, ठीक है। अगली बात कही गई है कि मान लीजिए राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों के द्वारा अर्जित की जाती है, इनमें से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय जो फर्में वगैरह या सरकारी उद्यम अर्जित कर रहे हैं, इनमें जो लाभ का अंश है, जो मिलना चाहिए लाभ का अंश, ठीक है, वो अंश उस समय जो है फर्में वगैरह कंपनियां वगैरह बचा के रख लेती हैं अपने किसी, यानी कि अपने किसी आगे फ्यूचर के लिए या अपने किसी उसके लिए उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो उसे अवितरित लाभ कहा जाएगा, ठीक है। छठा पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना कि राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित की जाती है, इनमें से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं होता है, इसे क्या कहेंगे, अवितरित लाभ कहते हैं इसे, ठीक है। ये आप लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि जब हम वैयक्तिक आय काउंट करते हैं तो यहाँ पर अवितरित लाभ को इसमें से घटा देते हैं, क्योंकि अवितरित लाभ क्या होता है कि भाई जो प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए, वैयक्तिक रूप से इंडिविजुअल को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वैयक्तिक में से घटा देते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि चूंकि अवितरित लाभ परिवारों को उपार्जित नहीं होता है, इसलिए से वैयक्तिक आय की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय से अवितरित लाभ को घटा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें इंडिविजुअल को प्राप्त नहीं हो पाता है ये अवितरित लाभ, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये भी हम राष्ट्रीय आय से घटा देते हैं, ठीक है। इन राष्ट्रीय आय की छोटी छोटी इकाइयां जो क्या है, वही वैयक्तिक लाभ है, वैयक्तिक आय है किसी व्यक्ति की, ठीक है। अब देखिए वही बात कही गई है, वैयक्तिक आय तादाद में राष्ट्रीय आय, ठीक है, माइनस अवितरित लाभ और माइनस परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी, ठीक है, या फिर निगम कर, यानी कि परिवार कोई है कोई नेट ब्याज अदायगी भी करते हैं, कर वगैरह लिया है तो, ठीक है, या फिर निगम कर वगैरह भी हैं आपके, ठीक है, प्लस सरकार द्वारा फर्मों को दी गई अंतरण अदायगी। अंतरण का मतलब क्या होगा, कुछ लाभ वगैरह कुछ और सरकार ने प्रोवाइड करवाया गया है, तो ऐसे करके ये वैयक्तिक आय निकलती है, ठीक है। ऐसे करके क्या निकलती है, ये वैयक्तिक आय निकलती है। तो ये वैयक्तिक आय का ये फॉर्मूला है, ये लिख लेना आप अपने 5वें वाले पॉइंट में, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वैयक्तिक आय किस तरह से निकल रही है, राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ, ठीक है,
आपका कौन सा पॉइंट था, ये छठा पॉइंट था, ये पांचवें के सब पॉइंट में लिख लेना, या सॉरी सातवां पॉइंट बना देना इसे, ठीक है, कि वैयक्तिक आय, ठीक है, ऐसे करके होती है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए वैयक्तिक आय में से आप जो कर अदायगी कर रहे हैं, यानी किसी परिवार ने मान लीजिए कर्ज लिया है और वो कर्ज का चुका रहा है, ठीक है, यानी कर्ज को चुका रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, यानी यहाँ पर वही कहा गया कि यदि वैयक्तिक आय से वैयक्तिक कर अदायगी, जैसे कि उदाहरण के लिए आयकर और गैर कर अदायगी जैसे शुल्क, इसको अगर हम घटा दें तो हमें जो प्राप्त होगा उसे वैयक्तिक प्रयोज्य आय कहते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, एक बात आपको लग रही होगी कि भाई इसमें टॉपिक के अंदर टॉपिक है, टॉपिक के अंदर टॉपिक क्या है कि देखिए हर एंगल से होता है, ऐसा नहीं है जीडीपी किसी एक एंगल से निकलता हो, जो इनका पूरा एनालिसिस होता है पूरे साल का जीडीपी का, वो काफी सारे पन्नों की, यानी कि मान सकते हैं हजारों पन्नों की रिपोर्ट होती है, ठीक है, कि भाई प्रति व्यक्ति कितना हुआ, टैक्स एवरेज टैक्स कितने पेयर्स थे हमारे यहाँ, उनका कितना हुआ, ऐसे करके निकालते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए ना ये सब, ये सारी जो चीजें हैं, सब जो मानक हैं, ये सब अपने माइंड में रख के चलते हैं, ठीक है। यानी आप जो देख रहे हैं कि इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ये सब उनके जो मानक हैं, ठीक है। यानी हम जनरली, हम तो केवल यही पढ़ते आए, व्यक्तिगत आय हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई, हम तो जनरली अभी प्रीवियस कक्षाओं में यही पढ़ते आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि एक एक चीज को बारीकी से बताया गया है कि भाई इसमें से अगर मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है और टैक्स पेयर का टैक्स निकालना उसकी व्यक्तिगत आय में से, तो क्या बचेगा, तो बचेगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बचेगी, ठीक है। तो ये आप ये लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही सब बात कही गई है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और निजी आय के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय इक्वल टू बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी बाजार कीमतों पर जो नेट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी जिसे बोलते हैं, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण, ठीक है, देश के जो विश्व के और देश हैं जहां पर आपका उत्पाद खपाया जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, उसका जो राशि मिल रही है, तो ऐसे करके क्या मिलेगा, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए निजी आय के बारे में बताया, देखिए ये सब अवधारणाएं क्या हैं, ये सब एक एक अवधारणा के पीछे 20 अवधारणाएं हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं वाली, केवल यहाँ पे लाइन में आपको फोकस डालना हूँ इन सब पे, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि सर केवल यही फॉर्मूला होता हुआ। ये फॉर्मूला एक नहीं होता है, काफ़ी सारे एंगल से, मैंने क्या बताया आपको, काफ़ी सारे तरीकों से आय निकाली जाती है, यानी कैसे कैसे टैक्स पेयर कैसे देते हैं, क्या क्या, मतलब हर एंगल से देखा जाँच की जाती है यहाँ पर, ये बात समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। ये जीडीपी देख लिया, ये सब देख लिया आपने, ठीक है। आगे और क्या क्या आता है इसमें, बाजार कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये भी देख लिया, ठीक है। अब देखिए ये एक अवधारणा और आई है आपकी यहाँ पर जीएनपी की, ठीक है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जीएनपी क्या होता है, ये भी हम यहाँ पर, ये अब आप 8वां पॉइंट करके डाल दीजिए, ठीक है। ये आपने 7वां पॉइंट डाला था अभी, अब ये 8वां पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा जीएनपी के बारे में। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर। तो यहाँ पे कहा गया कि एक देश के सभी उत्पादन साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीएनपी है, ठीक है, और इसे हम बाजार कीमतों पर मापते हैं, ठीक है। यानी कि एक देश के सभी उत्पादन के साधन, ठीक है, इनके द्वारा एक वर्ष में जो भी उत्पादन की सभी अंतिम वस्तुएं हैं, इन सेवाओं का मूल्य क्या है, जीएनपी है, ठीक है। यानी हमारे देश की जितनी स्वदेशी प्रोडक्शन इकाइयां हैं, तो उनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसके क्या है, उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लेना, इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि जीएनपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, ठीक है, चाहे वे राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हों अथवा विदेशों में। यानी कि हमारे जो विदेशों में कार्यरत जो लोग हैं, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं, उन सभी को जीएनपी में रखा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल डोमेस्टिक जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये सब अवधारणाएं, अलग अलग अवधारणाएं, ये नेशनल लेवल पर बात हो गई, वो घरेलू लेवल पर बात हुई जीडीपी की माप, ठीक है, घरेलू लेवल पर क्या लाभ मिल रहा है। तो ऐसे करके तमाम मानक हैं इनके, एक मानक नहीं है, ठीक है, यानी कि तमाम मानक हैं इनके। हम अपने यहाँ क्या निकालते हैं, अपना जीडीपी काउंट होता है, जीएनपी काउंट हम नहीं करते हैं, जीडीपी से ही हम देश की राष्ट्रीय आय वगैरह पूरा लेखांकन करते हैं, जीएनपी हम नहीं देखते हैं। तो जीएनपी की अवधारणा बताई गई है। ये कुछ कुछ देश क्या है, कुछ कुछ देश जीडीपी को मान रहे हैं, कुछ देश जीएनपी लगा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं मतलब हर जगह अपने अपने निकालने के अलग अलग मानक बने हुए हैं कि भाई हम साधन लागत पर निकालेंगे, किसी ने कहा हम बाजार कीमत पर निकालेंगे जीडीपी, ठीक है। हर देश के अपने अपने मानक हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो मानक है वो हमने ऊपर देख लिया है, लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पर ये कही गई है, ठीक है,
ये बात यहाँ पर कही गई है कि मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर, या फिर देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक दो पॉइंट हैं इसमें, ये मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस अवधारणा को जानने के लिए, मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर की अवधारणा को थोड़ा जानने के लिए थोड़ा कहानी इसकी जानते हैं। कहानी ये है यहाँ पर, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है मोटे मोटे शब्दों में, यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि भाई अभी जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, ठीक है, और हमारे यहाँ इसका जो मूल्य है, कीमत है, प्राइस है, ठीक है, तो लगभग बैलेंस में चल रहा है। मान लीजिए हमारे यहाँ 100 इकाइयों का प्रोडक्शन हुआ और 10 रुपये इकाई के हिसाब से उसका मूल्य होकर हमारे यहाँ जीडीपी तैयार हो रहा है 1000 रुपये का, ठीक है। अब मान लेते हैं 2 साल बाद क्या स्थिति आई कि हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो कीमतें बढ़ गई, यानी कीमतें हमारे यहाँ मान लीजिए कीमतें कितनी हो गई, यानी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन 2 साल बाद हुआ 50 इकाई का, कीमतें हो गई इस बार, ठीक है, 20 रुपये के हिसाब से, तो ये 1000 रुपये पहुँच गया। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि भाई यहाँ पर यह संभव है कि दोनों वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें ही केवल दुगनी हुई हैं, लेकिन उत्पादन स्थिर है। यहाँ पर यानी उत्पादन नहीं बढ़ा है, उत्पादन कम का कम रह गया है, लेकिन क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मौद्रिक और सकल ये जो अवधारणा है, इसमें हम क्या करते हैं, इस अवधारणा में हम ये करते हैं कि हम कोई बेस ईयर ले लेते हैं, ठीक है, यानी आधार वर्ष का चयन कर लेते हैं। तो उस आधार वर्ष के हिसाब से हम मापन करते हैं कि हमारे यहाँ कितनी कीमतें बढ़ी हैं, कितना लोगों को लाभ हुआ है, कितनी कीमतें उस जो है ईयर की तुलना में नीचे गई हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यानी मौद्रिक सकल और घरेलू और वास्तविक इसमें नीति में, ठीक है, यानी कुछ बेस ईयर ले लेते हैं। देखिए अभी आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी आपकी ये वीडियो 9/5/2020 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अभी आपका जो आधार वर्ष चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है आपका वित्तीय आधार वर्ष, ठीक है। चर्चा चल रही है कि भाई 2017-18 वाला वित्तीय आधार वर्ष बना दिया जाए, लेकिन अभी बनाया नहीं गया है, चर्चा चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है इसी साल, ठीक है, जरूरत पड़ी तो बना दें ये लोग, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, यानी कि आधार वर्ष इसलिए लिया जाता है कि ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी प्रगति की, ठीक है। यानी आपने आज से 10 साल पहले लोगों का क्या हाल था, 10 साल बाद ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ रहा हो और लोगों की सैलरी कम हो रही हो, तो इसलिए क्या करते हैं, आधार वर्ष लेते हैं। उस आधार वर्ष से हमें ये पता चल जाता है कि भाई उस साल में लोग किस तरह से रह रहे थे, उस साल में लोगों के पास क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे लोग अपना निर्वाह कर रहे थे जीवन, ठीक है। तो ऐसे करके हम आधार वर्ष तय करते हैं यहाँ पर। तो वही आधार वर्ष वाली अवधारणा यहाँ पर आ गई है मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर में, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई देश केवल ब्रेड का उत्पादन करता है और वर्ष 2000 में उसने यानी सन 2000 में उसने क्या किया, ब्रेड की 100 इकाइयों का उत्पादन किया, उसकी कीमत कितनी, 10 रुपये है ब्रेड की 100 इकाइयों की। तो ऐसे करके जीडीपी कितना हुआ, 100 × 10, जीडीपी हुआ आपका कितना, 1000 रुपये हो गया। 2001 में क्या हुआ कि उसी देश में 15 रुपये ब्रेड के हिसाब से 110 इकाइयों का उत्पादन हुआ, यानी इस बार इकाइयां कितनी उत्पादित हुई ब्रेड की फैक्ट्री द्वारा, 110, मूल्य कितना था, 15 रुपये, ठीक है। तो कितना हुआ हमारे 2001 में, 1650 रुपये का, ठीक है। यानी 2001 में हमारा जो तैयार हुआ, ठीक है, जीडीपी वो तैयार हुआ 1650 रुपये का। अब 2001 में वर्ष 2000 यानी 2000 को हमने आधार वर्ष यहाँ पे मान लिया, तो कीमत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना अगर करें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद हमारा कितना होगा, वास्तविक में हमारा ये होगा सन 2000 को आधार वर्ष मान के कि वास्तविक रूप से हमने कितना किया, 1100 रुपये का ही हमारे यहाँ जो है जीडीपी तैयार हुआ। लेकिन वर्तमान में चूंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, तो कीमतें बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि अभी हमने इसमें क्या कर दिया, 550 रुपये हमारी इसमें और बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस कीमत ये वाली रखी जाती है फिर, ठीक है, कि हम यही रखेंगे। रीजन यही रहता है कि भाई ये रखने का रीजन ये है कि ये कहीं ना कहीं मुद्रा स्फीति जो होती है उसको कम करने के लिए रखा जाता है बेस ईयर, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, ठीक है, और हमारे देश की जनता की आय नहीं बढ़ेगी तो जनता खरीदेगी कैसे, इसलिए यहाँ पर बेस ईयर रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये अवधारणा यहाँ पर रहती है। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो यहाँ पर कहा गया है कि मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पादों का अनुपात सुपरिचित कीमत सूचकांक होता है, इसे सकल घरेलू उत्पाद अभिस्फीतिक कहते हैं, ठीक है, इसकी अवधारणा कही गई है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से, ठीक है, हमें यह ज्ञात होता है कि कीमत में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार की वृद्धि हुई है।
ये आप यहाँ पर लिख लेना, केवल यही पॉइंट पहला लिख लेना, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और आपके सामने एग्जाम्पल जो पेश किया वो इसीलिए मैंने पेश किया है। ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्शन किसी वर्ष कम हुआ, किसी वर्ष ज़्यादा हो गया, कीमतें बढ़ गई, तो यहाँ पर मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और इसमें वास्तविक इसमें यही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये लिख लेना यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ये छोड़ देना, ब्रैकेट वाला ये पोर्शन छोड़ देना ये। ठीक है, ये यहाँ तक ले लेना। ये हो गया आपका मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसी में सब पॉइंट ये क्या होता है कि मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इनका अनुपात सुपरिचित कीमत सूचकांक होता है। ठीक है, इस सकल घरेलू उत्पाद अवस्पीतक के नाम से इसे जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, ये आपने इसमें पहला सब पॉइंट लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, बाकी चीज़ें मैं छोड़ूंगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में परिवर्तन की माप करने की दूसरी विधि भी है, जिसे उपभोक्ता जो है प्राइस इंडेक्स इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, एक विधि यहाँ पर कीमतों की परिवर्तन की माप करने के लिए ये विधि भी है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, छोड़वा रहा हूँ ये। ठीक है, अगली यहाँ पर एक बात कही गई है, कि अनेक जो वस्तुएं होती हैं इनकी कीमतें दो समुच्चयों में होती हैं, यानी कि एक होती है खुदरा कीमत जो उपभोक्ता वास्तव में अदा करता है, और दूसरी होती है थोक कीमत। ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि भाई कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी दो कीमतें होती हैं। एक तो उसकी खुदरा कीमत होती है जो फुटकर रूप में बेचा जाता है, वो तो कीमत होती है, जैसे बिस्किट की कीमत फुटकर रूप में 5 रुपये है, लेकिन जो उसे बेचने वाले दुकानदार हैं उन्हें तो सस्ता लेना पड़ रहा होगा, उन्हें भी तो कुछ मुनाफा होना चाहिए। उन्हें मान लो मिल रहा है 4.5 रुपये का। ठीक है, तो वही बात कही गई है कि अनेक वस्तुओं की कीमतों दो समुच्चयों में होती है, खुदरा कीमत जो उपभोक्ता वास्तव में अदा करता है, दूसरी होती है थोक कीमत। इस कीमत पर बहुमात्रा में वस्तुओं का व्यापार होता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें नोट करके पॉइंट ये लिख लेना, यहां पर नोट करके। ठीक है, यहां से लेकर पहला तो ये ऐड कर लेना। ठीक है, इसी में सब पॉइंट देखिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समान थोक कीमत सूचकांक को थोक कीमत सूचकांक, ठीक है, ये कहते हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, इसे जो है वहां पर पीपीआई कहते हैं, यानी उत्पाद कीमत सूचकांक। ठीक है, यानी प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारे यहाँ जो जाना जाता है, इसे वहां पे अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, पीपीआई, यानी कि प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स के नाम से। ठीक है, तो आपने जान लिया कि होलसेल वाली वस्तुएं कौन सी, थोक वाली कौन सी होती हैं, फुटकर वाली कौन सी, खुदरा कीमत वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये बातें चलती रहेंगी। अब एंड वाला पॉइंट है, ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये बात कही गई है कि सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, यहाँ पर वही अवधारणा निकल के आई कि मान लीजिए किसी देश का जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मानना या मतलब ये भी हो सकता है, ये माने कि हम लोग कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो समृद्ध हो रहे हैं। ठीक है, क्या हम ये मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। यानी कि यहाँ पर वही कहा गया है कि क्या किसी देश के जीडीपी को उस देश के लोगों के कल्याण का सूचकांक के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। वही कहा गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसकी आय अधिक है, तो वह अधिक वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है, अथवा उनके भौतिक कल्याण में सुधार हो सकता है। अतः यह उचित होगा कि उनके आय स्तर को उनके कल्याण स्तर के रूप में देखा जाए, न कि जीडीपी को उनके कल्याण स्तर के रूप में। यानी कि लोगों की अगर आय बढ़ेगी तो उनका कल्याण होगा, जीडीपी बढ़ने से लोगों का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ मान लीजिए कुछ फर्में हैं, ठीक है, 50-60 फर्में हमारे यहाँ कुछ ऐसी फर्में हैं जो संपूर्ण देश का जीडीपी हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बड़ी बड़ी फर्में हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, एक दो एग्जाम्पल आप मैं दे दे रहा हूँ नाम। ठीक है, तो ऐसे 50-60 फर्में हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी फर्में हैं, ये पूरे देश का जीडीपी हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन इनके जीडीपी हैंडल करने से हमारे यहाँ ये नहीं निकल के आता कि हमारे देश में समृद्धि आएगी, हमारे यहाँ खुशहाली आएगी। ठीक है, इसके लिए जरूरी ये है कि हमारी प्रति व्यक्ति सैलरी बढ़े, हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तब खुशहाली आएगी। ठीक है, इन 50-60 लोगों के मान लीजिए 50-60 फर्में हैं, 50-60 जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके व्यापार करने से देश की जीडीपी तो ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ से कल्याण का द्योतक नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक जनरल भाषा में समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वही बात बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात, यहां पे एग्जाम्पल दिया गया है कि सन 2000 में किसी के देश में 100 व्यक्ति थे, सबकी आय 10 रुपए थी। ठीक है, और देश की ऐसे करके जीडीपी कितनी बनी? 100 व्यक्तियों में 100 गुणा 10, 1000 रुपये तैयार हुई। 2001 में क्या हुआ? उसी देश में 90 व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति की आय 9 रुपये थी। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय यहाँ पर कितनी थी? 90 व्यक्तियों में 9 रुपये आय थी, और शेष 10 व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी यहाँ पर? ठीक है, 20 रुपये थी। तो यहाँ पर ये हुआ कि 2001 में 90 गुणा 9 प्लस 10 के हिसाब से 20 रुपये, यानी कि यहाँ पे
90 लोगों ने 9 रुपये के हिसाब से 810 रुपये कमाए और 10 लोगों ने 200 रुपये कमाए, ठीक है। तो अब 1010 रुपये हो गए, यानी कि यहाँ पर पहले सन 2000 में कितनी बन रही थी हमारी 1000 रुपये, और सन 2001 में कितनी हो गई 1010 रुपये। लेकिन जीडीपी तो हमारी यहाँ पे बढ़ गई, लेकिन क्या लोगों की आमदनी बढ़ी, या क्या लोगों की समृद्धि बढ़ी, क्या लोगों को लाभ हुआ, क्या लोग खुश हुए, नहीं हुए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे ये दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए यानी कि सन 2000 में क्या था कि 100 व्यक्तियों को 10 रुपये के हिसाब से मिल रहे थे, तो 1000 रुपये जीडीपी थी। अब असमानता आ गई, अब वहाँ पे 90 लोगों को 9 रुपये के हिसाब से भुगतान हो रहा है, अब बाद बाकी 10 लोग हैं उनको यहाँ पर 20 रुपये के हिसाब से भुगतान हो गया। तो अब ये 10 लोग तो अच्छे खासे समृद्ध हो गए, अब बाद बाकी 90 वाले लोग जो हैं वो उन्हें यानी कि वो गरीब हो गए, गरीब मान सकते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन हमारे जीडीपी फिर भी बढ़ गई। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कही गई है कि यदि हम देश के कल्याण में उन्नति समृद्ध लोगों के परिदृश्य से करें तो निश्चित रूप से सकल घरेलू उत्पाद एक अच्छा सूचकांक नहीं है। यानी कि हम अगर जीडीपी में, अपने देश की जीडीपी में हमेशा समृद्ध लोगों को काउंट कर लेंगे तो हमारा देश का कल्याण कभी नहीं हो पाएगा, जैसे अक्सर होता भी है। तमाम सरकारें होती हैं वो जीडीपी दिखाने के लिए केवल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको काउंट कर लेती हैं, उनको काउंट करने से यही हाल होता है, ठीक है। क्योंकि प्रति व्यक्ति जीडीपी का अगर योगदान देखें तो हमारे प्रति व्यक्ति जीडीपी में योगदान बहुत ही नगण्य होता है, जबकि फर्मों का योगदान सबसे ज्यादा होता है। मैंने बताया नहीं 50-60 फर्में ही आपके पूरे देश की जीडीपी हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। यानी आपकी जनसंख्या से मतलब नहीं है, 50-60 फर्में ही काफी हैं, वो बड़ी बड़ी फर्में हैं, ठीक है। अगली बात यहाँ पर कही गई है, देखिए आप यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहला तो एग्जाम्पल ये है, पहला इसमें पॉइंट डाल लेना सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, ठीक है। और इसमें ये एग्जाम्पल दिखा देना ये वाला, ठीक है। 100 व्यक्तियों की आय, यानी ये एग्जाम्पल आप दिखा देंगे, अपनी भाषा में लिख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। माना ऐसे करके लिख लेना एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कितनी जीडीपी है, जीडीपी मान लेना 1000 रुपये 2001 में, 90 की ये है, यानी जीडीपी बढ़ गई। तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको कि सकल घरेलू उत्पाद का जो वितरण है, ठीक है, इस हिसाब से क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल अपने मन से आप ये लिख लेना आप, ठीक है। तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि भाई जीडीपी में क्या क्या परिवर्तन हुआ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैं ये हर बात मैं नहीं लिखवाऊंगा, कुछ बातें आप भी अपने हिसाब से नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके एग्जाम्पल आपने यहाँ पे नोट कर लेंगे तो हल्के उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जीडीपी एक अच्छा सूचकांक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है गैर मौद्रिक विनिमय। अब देखिए गैर मौद्रिक विनिमय का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि हमारी जो माताएं बहनें, हमारी गृहिणियाँ हैं जो आपके किचन में दिन रात लगी रहती हैं, उनको काउंट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। ये तो बहुत गलत बात है, उनको हम जीडीपी में काउंट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर वही कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप से नहीं होता है। जैसे महिलाएं जो घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, ठीक है। और यही बात यहाँ पे अगली बात ये कही गई है, कुछ ऐसे अनौपचारिक क्षेत्रक वगैरह हैं, ठीक है, जिनमें वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है जैसे आपने पुराने समय में प्रणाली चलती थी कि आप 1 किलो राइस लेकर गए, यानी 1 किलो आप चावल लेकर गए, उसके बदले में आपको क्या मिल गया, उसके बदले में आपको मिल गई 1 किलो दाल मिल गई, ठीक है। या फिर 2 किलो चावल लेकर गए, 1 किलो दाल मिल गई। पहले पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। ये वस्तु विनिमय वाली प्रणाली की एक झलक आपको जो है नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो कुछ जगहों पर भारत के कुछ ग्रामीण परिवेशों में फिर से वस्तु विनिमय वाली प्रणाली चल पड़ी थी, ठीक है। तो जो वस्तु विनिमय वाली प्रणाली होती है वो भी जीडीपी का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई मुद्रा का सृजन नहीं होता है, वस्तुएं आदान प्रदान हो रही हैं। तो सरकार ये कहती है भाई जीडीपी में वस्तु विनिमय को भी अपनी मान रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई जीडीपी सबका कल्याण नहीं कर रही है, ठीक है। जीडीपी एक अच्छा मापक नहीं है, यानी विशेषज्ञ अर्थशास्त्र यही कहते हैं कि जीडीपी का बढ़ना ये इंगित नहीं करता है कि देश की जनता समृद्धशाली खुशहाल हो रही है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अब आप ये नोट कर लेना, पहली बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये पहला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यहां से ये पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख लेंगे इसी में ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, कि मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्रक में जो, ठीक है, वस्तु विनिमय होते हैं उसे वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, सेकंड का सब पॉइंट। लेकिन चूंकि मुद्रा का यहां प्रयोग नहीं होता है इसलिए विनिमय दरों को आर्थिक क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी कि ये जीडीपी का हिस्सा नहीं मानी जाती, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीडीपी का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बाह्य कारण बताएं जीडीपी के लिए। बाह्य कारण ये बताए हैं कि किसी को दंडित करना या लाभ होना, व्यक्ति को लाभ होना। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए जीडीपी में किसी एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है और मान लीजिए उस लाभ से कुछ ना कुछ हानि हो रही है, ठीक है, तो वो बाह्य कारण भी कहीं ना कहीं काउंट नहीं होते हैं जीडीपी में। तो वो कारणों की बात कही गई है, जैसे यहाँ बताया गया है एक, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है बाह्य कारण में कि किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ से
जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि बाह्य कारणों से यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि किसी फर्म को, एक फर्म को लाभ हो रहा है और दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है, लेकिन उससे कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो ये बाह्य कारणों में इसे भी ऐड नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि एक आपका रिफाइनरी है, तेल शोधक संयंत्र है, ठीक है, पेट्रोलियम का परिशोधन करता है, परिशोधित तेल को तो बाजार में बेच दे रहा है, और जो उसमें से गंदगी निकली उसको आपने नदी नालियों में बहा दिया या फिर जला दिया, बर्न कर दिया। उससे क्या हुआ कि भाई पर्यावरण प्रदूषण हुआ। ठीक है, प्रदूषण होने से लोगों को हानि पहुंची, नदियों वगैरह का जल दूषित हुआ। ठीक है, उनकी उपयोगिता में कमी आई, नदियों वगैरह जल की उपयोगिता में कमी आई, वहाँ पे मछलियाँ वगैरह उनके जीवन को खतरा पड़ा। मछलियों वगैरह खतरा पड़ने से क्या हुआ, मछलियों की संख्या कम हो गई, तो वहाँ पर जो नाविकों वगैरह की आय थी उन पर, या फिर मछुआरे वगैरह जो मछलियाँ पकड़ते थे उनकी आय भी कम हो जाएगी। लेकिन उन सब प्रभावों का मूल्यांकन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि तेल शोधक संयंत्र ने जो दूसरे प्रभाव डाले, इन तेल शोधक संयंत्रों द्वारा दूसरों पर डाले गए हानिकारक प्रभाव, जिनकी कोई लागत नहीं अदा करनी होती है, ये बाह्य कारण कहे जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ठीक है, यानी इनका कोई बताया नहीं जा रहा है कि भाई इनसे हानि हो रही है, कि ये जीडीपी में कुछ ना कहीं कमी ला रहे हैं, इनको आंकलन नहीं किया जाता है। हकीकत बात यही है, आप देखते भी होंगे कि तमाम ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनसे क्या होता है, बीमारियां पनप रही हैं, लोग गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिखाया गया है कि रिफाइनरी हुआ, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं, अपना जो कचरा वगैरह है नदी वगैरह हम डाल देते हैं, उसे नदी में डालने से क्या हुआ, मछलियां मरेंगी, एक तो वहाँ का जो नदी तंत्र है वो प्रभावित होगा। अब नदियों पर जिनकी आजीविका निर्भर है, जैसे मछुआरे हुए, नाविक हुए, तो उनकी आजीविका में भी कमी आएगी। ठीक है, तो उस चीज का मूल्यांकन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो ये बाह्य कारक माने जाते हैं। ये कारक जो है यहाँ पर जो आपने कारक पढ़ा, जो आय में कमी वाला, ये ऋणात्मक बाह्य कारण होगा। कुछ धनात्मक बाह्य कारण भी हो जाते हैं कभी कभी क्या होता है, एक उपक्रम के स्थापित होने से दूसरे को लाभ भी हो जाता है, तो वो धनात्मक बाह्य कारण में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये वाला भी फॉर्मूला जो है ना, ये अपनी भाषा में आप लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल जो है अपनी भाषा में लिख लेना, मैं आपको छूट दे रहा हूँ, आपको जैसे अपनी भाषा में सुगम लगे, अच्छा लगे, आप लिख लेना। तो ऐसे करके भाई आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप काफ़ी दिनों से, देखिए ये चैप्टर एक्चुअली लंबा था, और लंबा होने के साथ साथ क्या था कि अब की जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से मैं एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर पा रहा था, तो अब की बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना है लेक्चर, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लेक्चर कंप्लीट करवा रहा हूँ ये वाला। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेरीज या डाउट है वो कमेंट में करके आप मुझे बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।